सब्जेक्ट दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो आपके इस AIB 19 में आएगा। माना बहुत छोटे मार्क्स को स्कोर कर रहा है, लेकिन जब 1 मार्क्स या 2 मार्क्स की वजह से फेल हो जाते हैं और अगली बार 3500 रुपए की फीस देके हरासमेंट होती है, दोबारा पेपर देना पड़ता है, तो इसीलिए हमारे लिए एक एक मार्क बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हमें पहले से ही तैयारी करके चलनी होगी कि हम एक भी इन मार्क्स को ना गवाएं। भाई क्लियर करना है और देश भर में प्रैक्टिस करनी है, जुडिशियल ऑफिसर बनना है, पता नहीं क्या क्या सपने सजा के रखे हुए हैं। तो चलिए जी, वेरी गुड इवनिंग बलविंदर, अभिनव भाई, सभी को नमस्कार। और शुरू करेंगे आज के हम सेशन को, विच इज ऑन दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो, फटाफट से सारे लाइक कर दो और सेशन को शेयर भी कर दो, मजा आ जाएगा एकदम। ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ मैं स्टूडेंट्स का यहाँ पर बेनिफिट हो पाए, तो अपने तक ही सीमित मत रखो, जरूरी से शेयर करो और एक बार लाइक कर दो। जब तक मैं अपनी PDF को यहाँ पर खोल लेती हूँ, आज लेक्चर 1 है तो इसे हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। चलिए जी, वेरी गुड। और बाद में आग बुझती है फेल हो जाने के बाद। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पास हो जाओ सभी स्टूडेंट्स, मेरी तो यही आशा भी है, मेहनत भी कर रही हूँ, आप लोगों को भी करवा रही हूँ, तो इसीलिए ना कि हम लोग पास हो पाए, क्लियर कर पाए, क्रैक कर पाए 1 गो के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यस, लाइक कर दिया सभी ने, कर दिया सेशन को, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कर दिया ना? हो, अभी तक नहीं किया, फिर क्या मजा आएगा, फिर कैसे हम शुरू कर सकते हैं? भाई लाइक होना चाहिए। देखो सब टीचर्स का ना यही एक मोटिवेशन होता है कि यार स्टूडेंट्स ने लाइक किया, शेयर किया सेशन को। चलो आइए अब शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं ना, सबसे पहले कंज्यूमर बाद में आता है, कंज्यूमर बाद में आता है। उससे पहले आप प्रभावित होते हो किसी एड से, है ना, किसी भी चीज से, वो बाद में आता है। अब मान लीजिए ये रूम फ्रेशनर का एड मैंने देखा कि वाह महका दे पूरा रूम, खुशबूदार कर दे, आपके मूड को बहुत ज्यादा अच्छा कर दे, ऐसे ऐसे एड्स आते हैं। उससे हम देखते हैं वाओ यार ये वाले ब्रांड का ले लेना चाहिए, ये तो बहुत अच्छे इसके एड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक कंज्यूमर किसी ब्रांड के पास, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पास कब जाता है? जब उसका वो एडवर्टीजमेंट देखता है, जब वो प्रोडक्ट उस कंज्यूमर के नोटिस में जाता है। ऐसा ही होता है ना, है ना? मैं और कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पर आसपास देख रही हूँ कि क्या और प्रोडक्ट्स है ना, तो उस पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कितने बेताब रहते हैं यार, ये वाला फोन खरीदना है, ऐसा फोन खरीदना है, बिकॉज हम उसके एड्स को देखते हैं, है ना, हम उसके एड्स को देखते हैं कि यार इसमें तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, इसको हमें खरीद लेना चाहिए, EMI ऑप्शन भी है, फ्लिपकार्ट पे सेल भी लगी हुई है। तो सबसे पहले एक कंज्यूमर बाद में आता है, लेकिन कंज्यूमर से पहले एक एडवर्टीजमेंट आता है जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं, जिससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिर किसी सामान को खरीदते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ने से पहले एडवर्टीजमेंट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए उसके बाद फर्स्ट यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की क्या मिलती है, जब आप एड देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो आपको कोई ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी मिलती है, या आप उसको ऑडियो एड सुनते हो, या आप उसका विजुअल एड देखते हो। कोई यूट्यूब पे एड देखा, फेसबुक पे देखा, टीवी के एडवर्टीजमेंट में जब ब्रेक आता है तब आपने देखा, कोई रिप्रेजेंटेशन देखते हो, कोई इंडोर्समेंट देखते हो। जैसे कि आपको आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में पता है कि इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, वाओ आई जस्ट गॉट दिस रूम फ्रेशनर और ये बहुत अच्छा है, जैसे ही मैं इसको करती हूँ मैं तो मूड बहुत हैपनिंग हो जाता है, मैं बहुत एनकरेज हो जाती हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब समझा रही हूँ यार तुम लोगों को, हर एक एग्जाम्पल को देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई इंडोर्स करता है या फिर कोई प्रोनाउंसमेंट करता है, कोई बताता है। मैं कहूँ कि गाइस आप लोग प्लीज ये वाला जरूर लीजिएगा, बहुत मजेदार है, एकदम एकदम ठंडा हो जाता है रूम, ताजगी सी आ जाती है रूम के अंदर है ना। तो भाई इसीलिए तो जहां से भी हमने सुना, देखा, पता किया, इंडोर्स किया, तो वो हमारे लिए एक एडवर्टीजमेंट हो गया, जहां पर हमने ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हमने किसी चीज तक पहुंचे, किसी प्रोडक्ट तक हम लोग पहुंचे। मेड बाय मीन्स टू लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट से, वेबसाइट से, किसी भी नोटिस से, सर्कुलर से, लेबल से, रैपर से, इनवॉइस से एंड सच अदर डॉक्यूमेंट से, सच अदर डॉक्यूमेंट से। हम होते हैं ना, लोग स्टारबक्स की कॉफी डाल के फोटो खींचते हैं। स्टारबक्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि नाम लिख दो तो लोग अपने आप ही शो ऑफ करेंगे और हमारे ब्रांड की ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट होगी। तो कहीं से भी आपको किसी भी चीज के बारे में पता चलता है, इवन फ्रॉम रैपर से भी आपको पता चलता है, तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हो। तो नंबर 1 इज द एडवर्टीजमेंट।
अब आगे चलते हैं, कंप्लेनेंट कौन हो सकता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 के अंदर, कि अगर कोई कंज्यूमर है या उसको कोई भी दिक्कत आती है तो वो कंप्लेंट करता है। वो कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है किसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कौन उसको कंप्लेंट कर सकता है। समझ रहे हो? कोई भी चीज ना समझ में आए, कोई भी चीज की दिक्कत यहाँ पर लगे तो मुझे बताते रहना यार, क्योंकि मैं एकदम फ्लो में शुरू हो चुकी हूँ और एकदम पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे चलो। अब देखो कंप्लेनेंट मींस क्या होता है। कंप्लेनेंट एक कंज्यूमर हो सकता है, जैसे कि जब मैंने ये रूम फ्रेशनर को हिट किया तो मुझे एक ऐसी गैस फील हुई या मुझे एक ऐसी स्मेल आई कि जो मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हो गए और मुझे कहीं ना कहीं चक्कर आ गए। तो मैं वो कंज्यूमर थी, आई हैव बॉट दिस प्रोडक्ट, मैंने खरीदा और अब मुझे प्रॉब्लम हुई और मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैं कंप्लेंट करूंगी भैया ये क्या इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, लेबल पढ़ेगा इंडिया। एक बहुत ही अच्छे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है, उनका आई गेस आप टाइप करना, लेबल पढ़ेगा इंडिया। उन्होंने कितनी चीजों को ठीक करवाया है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बुरी थी। उन्होंने केवल लेबल को पढ़कर, डायरेक्शंस उन सारी चीजों को पढ़कर बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज वो लेकर आए हैं। तो जस्ट गो फॉर इट, उसको आप लोग देखना। प्लस कोई एक वॉलंटरी कंज्यूमर हो सकता है, एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेनेंट हो सकती है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी हो सकती है। मान लो भाई कोई भी एक ब्रांड है, उसकी एक सेंट्रल अथॉरिटी हो गई है ना मार्केटिंग के लिए, तो ये सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद वन और मोर कंज्यूमर हो सकते हैं, भाई मैं, मेरे साथ मुंतजिर भी हुआ, भाई मैम के साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं भी कंप्लेंट करता हूँ, ये तो वाकई बड़ा है। तो एक कंज्यूमर के साथ उसका कोई कंज्यूमर, मतलब वन और मोर कंज्यूमर हो गए, न्यूमरस कंज्यूमर्स हो गए, सबने मिलकर लड़ाई शुरू कर दी, एक बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, है ना। तो ये है। एंड प्लस अगर मान लो अगर किसी भी कंज्यूमर की किसी भी प्रोडक्ट की वजह से, अब वो प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, वो प्रोडक्ट आपका कंज्यूम जिसको आप खा सकते हो वैसा भी हो सकता है, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट हो सकता है। अब इस प्रोडक्ट में गाड़ी भी हो सकती है, मान लो गाड़ी की जो मेकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें बहुत बड़ा एक गलती हुई, तो एनीथिंग कैन बी देयर। तो अगर किसी कंज्यूमर की किसी भी प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो भैया कौन है, उसके लीगल हायर भी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी क्या हो सकते हैं, कंप्लेनेंट हो सकते हैं। एंड देन अगर कंज्यूमर माइनर है, अगर एक कंज्यूमर जिसने किसी भी चीज को कंज्यूम किया है, यूज किया है, प्रोडक्ट को लिया है, अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट और उसके लीगल गार्डियन क्या होंगे, वो भी कंप्लेनेंट हो सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे आपके एग्जाम में। कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे और गलत दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऐसा दे देंगे। एडवर्टीजमेंट क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो आपके 2-3 मार्क्स आएंगे वो यही खेलेंगे, जो मैं आज आपको कराऊंगी आज की क्लास में, वो आसपास यही खेला जाएगा आपका। आगे चलिए अगले पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है बेटा क्या, कि कंप्लेंट क्या होती है। कंप्लेंट क्या होती है, तो कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन, कोई भी इल्जाम। क्या मतलब है एलिगेशन का, कोई भी इल्जाम यहाँ पर जो आपने राइटिंग दी है, लिखत में दिया है कंप्लेनेंट के थ्रू, कि आपको अब इसके अगेंस्ट कोई रिलीफ चाहिए। रिलीफ समझते हैं ना, कि भाई मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, मेरा जो नुकसान हुआ वो मुझे चाहिए, जो मेरी हेल्थ का नुकसान हुआ, मुझे डैमेज हुआ, वो सारी चीजें मुझे चाहिए। तो आप वो अपना रिलीफ बताओगे कि व्हाट रिलीफ यू वांट मॉनेटरी रिलीफ, यू वांट डैमेजेस, यू वांट टू हैव योर लॉस। तो वो सारी चीजें आप लोग बताएंगे जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है। ठीक है जी, ऑल राइट, ओके आनंद। रीमा, यस AB18 का पेपर बहुत टफ था, इस बार ऐसा ही आएगा, याद रखना। टफ लेवल 15 से बढ़ता जा रहा है, 15, 16, 17, 18 टफ ऐसे से ऊपर गया है। जो हमारा स्टैट्स होता है ना, तो अब और ऊपर जाएगा यहाँ पर। ठीक है अंजलि, अच्छा अनंत, थैंक यू सो मच। अब आगे आइए, देखिए आगे क्या कहता है यहाँ पर। आगे कहता है कि कंप्लेंट किसकी की जा सकती है, कंप्लेंट किस बात की जाएगी, किस चीज की जाएगी कंप्लेंट। नंबर 1, यदि कोई भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी यूटीपी करता है, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिंग करता है। मान लो भाई किसी चीज में मिलावट कर दी पैसा बचाने के लिए। अब जैसे कि मैं कल परसों, मैं काफी ज्यादा इस चीज में ना क्या रहती हूँ, क्यूरियस रहती हूँ समझने के लिए। तो अभी मैं यूट्यूबर हैं जो 2 हस्बैंड एंड वाइफ है, वो वीडियोस बनाते हैं, तो उन्होंने वो बनाया कि क्या चॉकलेट्स रियल हैं। तो अब चॉकलेट का रेट जो अफ्रीका से आता है, भाई चॉकलेट इतनी महंगी होती जा रही है, उनके जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो वो चॉकलेट को 20% कर रहे हैं, शुगर को 80% कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं।
कि भाई चॉकलेट नहीं मिल पा रही है तो उसके अंदर शुगर की जो क्वांटिटी है उसको ज्यादा करके बेच रहे हैं। भाई धंधा तो करना ही है ना, काम तो करना ही है ना। तो किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस करें, जिस चीज को मना कर रखा है गवर्नमेंट ने, जिसको बैन कर रखा है, उसको हटके छुपा के कंसील करके धोखाधड़ी करके कोई भी काम कर रहे हैं। एंड बाय द एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, चाहे कोई ट्रेडर है चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर है। सेकंड चीज, द गुड्स बॉट बाय हिम एंड अग्रीड टू बॉट बाय हिम द सफरिंग फ्रॉम वन एंड मोर डिफेक्ट्स। तो कोई भी जो सामान खरीदा गया है या खरीदे जाने के लिए अग्री किया गया है तो भाई उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स है। अब हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कुछ डिफेक्ट्स आता है तो हम रिटर्न करवा देते हैं ना, भाई इसमें तो डिफेक्ट था, इसे रिटर्न करवाओ। तो अगर कोई डिफेक्ट्स है तो हम एक कंज्यूमर है, हमने कोई सामान को लिया है और अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम उसको डिफेक्ट के बेसिस पे रिटर्न, रिप्लेस, रिफंड मांगते हैं ना। तो ये सारी चीजें हो गई। सी द सर्विस हायर्ड और अवेल, फॉर एग्जाम्पल हमने अर्बन क्लैब से बुलाया होम क्लीनिंग के लिए, किचन क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग के लिए, एज पर जो हमने पैसा पे किया उसकी वजह से नहीं हुआ तो हमने कोई भी सर्विस हायर करी, उस हिसाब से हमारा काम नहीं हुआ तो देन अगेन हम कंज्यूमर हैं कि भाई उसकी सर्विसेज में, काम काज में डेफिशिएंसी थी, अगेन वी आर कंज्यूमर। अग्रीड टू हायर एंड अवेल फॉर सफर फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी, कोई भी उसको कमी दिखती है। प्लस अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर जो भी चार्ज कर रहा है गुड्स और सर्विस के लिए मेंशन्ड इन अ प्राइस एक्सेस दिन प्राइस। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, यदि कोई भी आपसे एमआरपी से ज्यादा प्राइस मांगता है तो भाई फिर उसके ऊपर केस डल सकता है। अब आपने देखा होगा कि जहां पर ये ब्रांड्स वाले पहले क्या करते थे, जो ब्रांड्स होते थे वो अपने ही कैरी बैग के पैसा लेते थे। अब यहाँ पर एज पर द लॉ ये है कि उनके ब्रांड्स के जो पैकेट्स हैं, बैग्स हैं, उन पे उनकी ब्रांडिंग है, तो उनकी ब्रांडिंग ही हो रही है जब आप बाहर लेके जा रहे हो, उसके लिए भी कंज्यूमर क्यों पे करे? कंज्यूमर एक तो सामान भी खरीद रहा है प्लस आपके बैग्स के लिए भी दे। अब मैं कई ब्रांड्स को देख रही हूँ और कई जगहों पर देख रही हूँ, वो लोग अभी भी थैला तो बेच रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, पेपर बैग दे रहे हैं पैसे का, उन्होंने अपनी उस बैग के ऊपर ब्रांडिंग बंद कर दी। तो जब हम उनको पाठ पढ़ाते हैं कि सर ये तो आप कैरी बैग के पैसे ले ही नहीं सकते, तो वो कहते हैं मैम इसमें हमारा ब्रांड तो नहीं है ना। तो मतलब हमेशा लूट कौन रहा है, बर्बाद कौन हो रहा है? हमेशा कंज्यूमर हो रहा है, लॉस हमेशा कंज्यूमर का ही हो रहा है, ठीक है ना। अल्टीमेटली चाहे वो कुछ कर ले, चाहे उसके राइट्स है, लॉस हो रहा है, बट हाँ यार जो भी लॉस हो रहा है उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए हम अपने जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो हम मांग सकते हैं। कैरी बैग वाला तो एग्जाम्पल आप सभी को देखा होगा, भाई मैं तो लड़ जाती हूँ कि अपने मेरे राइट्स हैं तो भाई मुझे बताओ, ठीक है जी। ओके अब आगे चलते हैं। अंजलि, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट केस, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये अनंत तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बता रहे हैं, अपना निकनेम भी है इनका आदू है, राइट। चलो तो वेयर वी वर, कहाँ थे हम लोग? प्रिंट हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, हाँ। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी एमआरपी से, भाई आपने देखा होगा पानी की बोतलें सबसे ज्यादा स्कैम इसमें होता है। भाई पानी की बोतल जो 20 की है वो आपको 40 की मिलती है। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा भाई जो लेज चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं वही आपको 20 रुपए का मिलेगा, वहां आपको 35 रुपए का मिलेगा, है ना। डिस्पैरिटीज होती है ना, और इवन दिखाते हैं मैडम प्रिंट है, हमें तो इसी दाम में मिल रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके के यही है कि कोई भी प्राइस अगर फिक्स्ड अंडर एनी लॉ है, डिस्प्लेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी पैकेज है, किसी पैकेज में 20 रुपए लिखा है लेकिन वो उसके लिए 25 डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पे बेच रहा है, अकेले लेकर आया है। या आपने टोल टैक्स पे देखा होगा जो चिप्स वगैरह बेचते हैं वो आपसे 5-5-10 रुपए ज्यादा लेते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो एक बार कम से कम कमेंट तो करो कि यस मैम हाँ ऐसा होता है, तो तभी तो मैं आप लोगों को समझा पाऊंगी व्हाट आर योर राइट्स, आप कैसे कर सकते हो, क्या होगा, ठीक है। गुड इवनिंग आकाश, धर्मेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। चलो रीचेकिंग के बारे में मैं क्लास के एंड में बात करूंगी, ठीक है। उसके बाद द डिस्प्लेस ऑन द प्राइस एग्जिबिट बाय हिम और एनी अंडर लॉ और अग्रीड बिटवीन द पार्टीज, या फिर हम दोनों के बीच में एक प्राइस अग्री हो गया कि मैं आपको 50 रुपीज में सामान दूंगी, उसके बाद में आप सामान जब आपने डील मेरे साथ कर ली तो मैं उसके प्राइस को हाई कर रही हूँ बिना किसी वजह के। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, मानते हो, ठीक है ना। तो अब ये यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो आगे कहता है द गुड्स विच आर हजारियस टू लाइफ एंड सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये रूम फ्रेशनर का एग्जाम्पल लिया तो ये मेरी लाइफ को कहीं ना कहीं हजारियस, मेरी लाइफ को क्या कर रहा था, इंडेंजर कर रहा था। या फिर आप देखते हो आए दिन कंपनीज बहुत बड़ा बड़ा पैसा देती है, मतलब बहुत
ह्यूज मॉनिटरी रिलीफ देती है जब इस तरीके के फोन पर वो हो जाते हैं, आग लग जाती है, चार्जिंग पॉइंट में जल जाता है। तो भाई एक ह्यूमन लाइफ का रिस्क है। अगर फोन के पास कोई सो रहा होगा, तभी कहते हैं ना अपने फोन को दूर रख के सोया करो, कि कुछ नहीं भरोसा कोई भी कंपनी का फोन कभी भी वो हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो अ गुड विच इज हजार्डियस टू लाइफ और उसकी सेफ्टी के लिए हजार्डियस है, when used are being offered for sale for the public in contravention of standards relating to the safety of such goods are required to be compliant with। तो अगर कोई भी सामान का एक डायरेक्शन दिया हुआ है सरकार ने कि भाई सामान को ऐसे और इस चीज के साथ इस मोड से बेचा जाएगा, तो उसी को ही आपको यहाँ पर पूरा एंड फॉलो भी करना है, राइट। वेयर द नोज दैट द गुड्स ऑफर्ड आर अनसेफ टू द पब्लिक। तो कोई भी अगर पता है, ट्रेडर को पता है कि ये जितना भी सामान है ये पब्लिक के लिए क्या है, अनसेफ है, सही नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए घातक है, खतरनाक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आए दिन ये जो ब्रांड्स हैं इनके अंदर एक्स्ट्रा सोडियम होता है, एक्स्ट्रा ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक ह्यूमन लाइफ को लॉन्ग टर्म पर इम्पैक्ट करते हैं, है ना, ठीक है। इतना शुगर खिला देते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ खराब ही हो जाएगी एक लॉन्ग टर्म पे। क्लियर हुआ। एंड लास्ट द सर्विसेज विच आर हजार्डियस, कोई ऐसी सर्विसेज जो हजार्डियस है या हजार्डियस हो सकती है पब्लिक के लिए जब वो उसको यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर जिसको पता है कि भाई ये इंजूरियस टू सेफ्टी है। अब यहां से आप समझे कि ये जो ट्रेडर है, देखना बहुत ध्यान से सुनना अभी ये बात को, कि फॉर एग्जाम्पल ये जो क्या है ट्रेडर है, इसको कहीं ना कहीं क्या है, नॉलेज है, इसको नॉलेज है कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स है, ये जो पर्टिकुलर गुड्स हैं ये क्या है ऑलरेडी, आई मीन कि ये है हजार्डियस या हो सकते हैं, या हो सकते हैं। तो इसको, इस ट्रेडर को ये नॉलेज है कि ओवरऑल कंज्यूमर के लिए क्या है, बैड है, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी लाइफ के लिए ये नुकसानदायक है। क्लियर हो रहा है? यस, जल्दी से बताइए। यहां तक अभी तक जितना मैंने ये पॉइंट्स करवाए हैं कंप्लेंट के, कंज्यूमर के, एडवर्टीजमेंट के, ये क्लियर हुआ आप सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन यस से भर दो, फिर आगे के पॉइंट पर चलते हैं। क्विकली क्विकली। वेरी गुड। फिर आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। तो मुंतजर, परमजीत, अभिनव, अंजलि, यस, सुभाष्मिता, अनिल, लक्ष्मी, वेरी गुड। चलो आ जाओ फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। नाउ कंज्यूमर कौन सा पर्सन है, देखो टेबल फॉर्म में है, बड़े ही मजेदार से आपके नोट्स बने हुए हैं। और ये फुल स्क्रीन पर जूम नहीं होगा ना? ये देखो क्लियर हो रहा है, दिख रहा है? अब देखना ये कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर कौन है ये। नंबर 1, कंज्यूमर मीन अ पर्सन जो कोई सामान को खरीदता है, बाय करता है पैसे देके, या किसी सर्विसेज को लेता है। सर्विसेज जैसे हम सैलून सर्विसेज लेते हैं, अर्बन क्लैप की लेते हैं सर्विसेज, मल्टीपल सर्विसेज हम रेंडर करते हैं। कोई पैकेज ले लेते हैं, साल भर का पैकेज ले लेते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो ये सर्विसेज जब कोई रेंडर करता है, तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये नोट्स आपको मेरे बैरिस्टर बैच में मिल जाएंगे। अगर आप बैरिस्टर बैच में इनरोल्ड हो तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इससे बेटर नोट्स, इससे बेस्ट नोट्स आपको नहीं मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी भी है, बैरिस्टर बैच का 700 रुपीज में, मात्र सिर्फ 700 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा। उस बैच पर लिंक पर क्लिक करो और कोड डालना है APU, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर, ये 3 कोड डालने हैं बस, और आपको ये बैच 700 रुपीज में मिल जाएगा। अभी इसे ज्वाइन कर लो, ताकि कल से, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ मुस्लिम लॉ, जिसमें से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि आप रेगुलर क्लासेस ले पाओ। अगर इन क्लासेस के बारे में मैं बताऊं तो एक बार आप लोगों को बता भी देती हूँ कि ये क्लासेस कितने बजे होती हैं। देखो ये क्लासेस आपकी 7 से 8 बजे होती है, ठीक है, जो आपकी अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर होती है। और जिन भी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जो बैरिस्टर बैच में इनरोल्ड हैं, वो भी जुडिशरी के बैचेस में क्या करवा सकते हैं, और जुडिशरी के लिए क्या कर सकते हैं,
अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आज वो मौका है यहाँ पर कि आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। 7 से 8 बजे होती है आपकी ऐप पे क्लास, और 9 से 10 बजे आपकी क्लास होती है गाइस यूट्यूब के ऊपर। प्लस कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती है। मैं ऐसे टेढ़ा क्यों लिख रही हूँ कैनवस इसको सीधा लिख देती हूँ। कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो आपकी कब होती है, फ्राइडे और सैटरडे को होती है। उसकी टाइमिंग्स मैं आपको हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसके अंदर बताती हूँ। आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ग्रुप का लिंक भी है, उस लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ये सारी चीजें सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सर्विस लाइक सैलून में ब्लीच कराना, ज्यादा केमिकल यूज कर दिया तो फेस बर्न हो जाता है, बिल्कुल है ना। तो ज्यादा एक्सेस यूज कर दिया उसके, अभी मैं देख ही रही थी कल परसों की बात है, कोई ये सब नहीं करते जो व्हाट से जो ये फेशियल सारी चीजों को करते हैं, उसमें एक लड़की कह रही है मेरे को जला दिया, ये सब कर दिया। एनीवेज, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे, अब ये आप लोगों को पढ़ना है। ये मैंने एग्जाम्पल्स के साथ साथ दिया हुआ है कि कौन कौन कंज्यूमर होगा, कौन कौन कंज्यूमर नहीं होगा। चलिए एक बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मशीन को परचेज कर रहा है, क्या वो कंज्यूमर है? यस और नो? किसी मशीन को, अब मशीन तो हम ले रहे हैं, अब मशीन को अगर हमने गलत यूज किया तो हमारी गलती है ना। भाई मशीन को यूज करने के डायरेक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब मैंने कोई फॉर एग्जांपल सैंडविच टोस्टर लिया, अब सैंडविच टोस्टर में हम सैंडविच बना रहे हैं, तो हमें ध्यान से देखना चाहिए ना। अब हम हाथ ही फंसा दे उसके सैंडविच टोस्ट करके, तो ब्रेड के साथ साथ उंगलियां भी टोस्ट हो जाएंगी। तो अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं और उस मशीनरी की वजह से हमें कोई नुकसान हो जाता है, क्या स्टिल वी आर कंज्यूमर? कैन स्टिल वी कंप्लेन? कैन स्टिल वी क्लेम आवर डैमेजेस, लॉसेस? ये सारी चीजें, यस और नो? बताइए जी। भाई आंसर ना एकदम दिया करो, तेज तेज जल्दी से। तो देखो, यस, इफ अ पर्सन परचेज अ मशीन और वो ऑपरेट करता है अपनी लाइवलीहुड के लिए, ही वुड बी अ कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने सिलाई मशीन ली, सिलाई मशीन से मैंने अपना एक सिलाई सेंटर खोल दिया। अब मेरे पास 50 सिलाई मशीन है, तो मैं भी सिलाई मशीन की कंज्यूमर होंगी। माना कि जो मेरे 50 सिलाई मशीन है उस पर 50 लोग बैठकर काम कर रहे हैं, टेलरिंग कर रहे हैं, मेरा बिजनेस है। तो उस मशीन को जो मैंने खरीदा, इवन इफ इट इज यूज्ड बाय समवन एल्स, तो मैं उसकी कंज्यूमर होंगी, बिकॉज आई हैव परचेज दैट पर्टिकुलर गुड, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम रिप्लाई, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अखिलेश मेरी आवाज एकदम क्लियर है, माइक इज विद मी हियर, तो एक बार अपने फोन की वॉइस को चेक करो। एम आई कंप्लीटली ऑडिबल ना? क्लियर क्रिस्प आ रही है ना मेरी आवाज? जानबूझकर हाथ डालोगे तो कंपनसेशन देगा। मैं बता रही हूँ, वही तो बात है ना, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं एक बार अपने फोन में भी चेक कर लेती हूँ भाई। आवाज एकदम क्लियर, तो एक बार अपने फोन, चलो फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग ये पढ़े, या आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब आगे एक और बता देती हूँ। अगर मान लो एक टीनेंट है, ठीक है, एक टीनेंट है, वो लीज अग्रीमेंट में आ जाता है। टीनेंट कौन है? किराएदार है, बहुत ध्यान से समझना। किराएदार एक लीज अग्रीमेंट में आता है, लीज करता है लैंडलॉर्ड के साथ, तो अब क्या वो भी कंज्यूमर है? क्या आप टेनेंट को भी एज अ कंज्यूमर ट्रीट करोगे? बताइए। मान लो भाई लैंडलॉर्ड के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो क्या आप एज अ कंज्यूमर टीनेंट को क्लेम कर सकते हो अपने किसी भी लॉस एंड डैमेजेस को? नो, एक टीनेंट कंज्यूमर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टीनेंट और लैंडलॉर्ड का एक अलग रिश्ता होता है, वो कंज्यूमर और या फिर किसी प्रोडक्ट का रिश्ता नहीं है, उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो एग्जैक्टली नहीं है इनके बीच में। चलो एक और बात बताओ, एक और बात बताओ कि एक जो विडो है, ठीक है, एक विडो है और ये डिजीज्ड है, जो इसका हस्बैंड है वो कौन है? डिजीज्ड है, इसकी कोई पॉलिसी है, इसकी कोई पॉलिसी है, तो अब क्या ये कंज्यूमर है?
किसकी? इंश्योरेंस कंपनी की। इज शी कंज्यूमर? बताओ, क्या अब ये कंज्यूमर है? वेरी गुड सुभाष्मिता, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। तो आइए पढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि अ वेदर अ विडो कंज्यूमर इंक्लूड्स अ बेनिफिशियरी आल्सो। भाई उसके पति की तो वो बेनिफिशियरी है ना, ठीक है। अ पर्सन हु हायर्स सर्विसेज कंसिडरेशन, द विडो बीइंग बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज इज अ कंज्यूमर, इज अ कंज्यूमर। ठीक है, तो है भाई, बेनिफिशियरी है ना। अब इंश्योरेंस को वो क्लेम कर सकती है एज अ वाइफ। वेरी गुड अखिलेश, बिल्कुल सही बात है। हस्बैंड तो नहीं रहे ना, तो अब तो उसकी बेनिफिशियरी हो गई, नॉमिनी है मान लो वो, या उसकी बेनिफिशियरी है, डिपेंडेंट है, क्लास 1 हायर है, तो शी कैन क्लेम फॉर दैट पॉलिसी, फॉर दैट इंश्योरेंस। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, आपका जो अगला सेक्शन आता है वो बात करता है डिफेक्ट के बारे में। डिफेक्ट क्या है? दिक्कत क्या है? कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो डिफेक्ट आप किस किस को कहोगे? क्या आप खुद, कई बार ऐसे भी होते हैं, बहुत तेज कंज्यूमर्स होते हैं, क्या करते हैं, ऑनलाइन सामान आता है, खुद उसको थोड़ा सा डिफेक्टिव करेंगे और चेंज करवा देंगे, है ना। किस किसने किया ऐसा कभी? किया है? या किसी को देखा है ऐसा, किसी को किया है कि पसंद नहीं आया, कह देंगे उसमें लिख देंगे डिफेक्टिव टाइटल और वापस करा देंगे उसको। तो व्हाट इज एक्चुअल डिफेक्ट? व्हेन अ कंज्यूमर कैन क्लेम एंड कॉम्पनसेशन, कि वो कर सकता है क्लेम कॉम्पनसेशन को। डिफेक्ट मीन्स कोई भी फॉल्ट, कोई भी इम्परफेक्शन, कोई भी शॉर्टकमिंग। किस चीज में? क्वांटिटी में, क्वालिटी में, पोटेंसी में, प्योरिटी में, स्टैंडर्ड में। आप लोग बोलते हो ना, कहीं आप एड देख रहे हो कि 100% प्योर कॉटन, 100% ओरिजिनल, और फिर आपको पता चलता है अरे ओरिजिनल कह रहे हैं, 100% नेचुरल कह रहे हैं, इसमें तो घातक केमिकल मिले हुए हैं। सो यानी कि जो वो अपना स्टैंडर्ड रेज कर रहे हैं, जिस यूएसपी पे, यूनिक सेलिंग प्राइस पे वो बेच रहे हैं, अगर ये सारी चीजें सीखना है ना, थोड़ा शार्क टैंक को देखो, थोड़ा बिजनेस को समझना है, सारी चीजें समझनी है, तो वो डिफेक्ट माना जाएगा कि अगर उसकी क्वांटिटी में, क्वालिटी में, पोटेंशियल में कोई शॉर्ट कमिंग है, ठीक है, जो उनको मेंटेन करनी चाहिए थी, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम्ड बाय ट्रेडर, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे उनका कोई भी रिलेशन ऑफ गुड एंड प्रोडक्ट हो। मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो अब ये फ्रेशनर है, ठीक है, अब मेरे सामने जो चीज है मैं उसी का एग्जांपल लूंगी, इससे मुझे दिख रहा है कि जब मैंने लिया था वो ऑलरेडी हाफ था, अरे मैंने फुल, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना ये है, 200 ग्राम्स है और 50 ग्राम्स भरा हुआ है, तो दैट मीन्स मेरे साथ भाई डिफेक्ट है, मुझे कम मिल रहा है इसकी क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिफेक्ट, राइट। आगे चलते हैं, डिफेक्ट के साथ साथ डेफिशिएंसी। डिफेक्ट मतलब कोई, डिफेक्ट को हिंदी में बोलो, क्या बोलेंगे? कौन मुझे बताएगा डिफेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी का मैं बता रही हूँ, डिफेक्ट का आप बताओ, अभी मेरे दिमाग में राइट वर्ड नहीं आ रहा। डेफिशिएंसी मतलब अगर कोई प्रोडक्ट में कमी है तो डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? बताओ बताओ। डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? खराबी, कमी, डेफिशिएंसी को बोलेंगे पोखर, फॉर, फॉर एक्स। परमजीत, यस, कि भाई वो तो खैर अलग है, उसमें डेफिशिएंसी नहीं थी, उसके नाम से थोड़ा अनइक्वल ट्रीटमेंट था, अनफेयर ट्रीटमेंट था, कि फेयर एंड ब्लैक को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, सो उसका अलग है लॉजिक। खराबी, वेरी गुड, है ना। तो एक किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या होना? खराबी होना, और एक किसी प्रोडक्ट के अंदर कमी होना, डेफिशिएंसी होना, अवैध है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। चलो, सो नाउ अगर कोई डेफिशिएंसी है तो आपको इसके लिए सेक्शन नंबर 2(11) पढ़ना पड़ता है। डेफिशिएंसी मींस एनी फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, ठीक है,
अब यहाँ तो प्रोडक्ट पूरा ही भाई क्वालिटी सब कुछ खराब ही था, डिफेक्टिव ही था। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कोई फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, शॉर्टकमिंग है, इनएडिक्वेसी है, क्वालिटी में, नेचर में, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में, which is required to be maintained by any other law has been undertaken performed by the pursuance of contract in relation to any service। कोई भी एक्ट जो कि नेग्लिजेंस से किया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने जोमैटो स्विगी से खाना मंगाया, पिज्जा मंगाया, और वो पिज्जा पूरा ऐसे चिपका हुआ है, कवर के साथ सारा कुछ खराब हो गया, हिला हुआ है। केक मंगाया आपने, केक ऑर्डर किया एंड द केक इज अब खत्म है भाई, केक तो इधर उधर लग गया तो खराब ही हो जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई ठीक है उसने केक वगैरह दिया लेकिन डेफिशिएंसी थी, अब खराब हो गया, उसने पैकेजिंग अच्छी नहीं करी, उस पैकेजिंग की वजह से, वो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, जो पैकेजिंग का उसने ओमिशन नहीं किया या ढंग से नहीं की, उसकी वजह से मुझे कोई लॉस इंजरी हुई। भाई मैंने 1000 रुपए का केक ऑर्डर किया और अब वो ऐसे मिक्स मैच बढ़ता बन गया है, तो मैं क्या करूंगा इस केक का, मेरे साथ तो डेफिशिएंसी हुई है ना। तो ये तो वो इस डेफिशिएंसी पे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। देन यहाँ पर deliberate withholding a relevant information by such person to the consumer। कई बार ऐसे भी होता है कि कंज्यूमर एक स्पेशल अपनी कुछ कंडीशंस बताता है और उस कंडीशंस को भी फॉलो नहीं किया जाता, उस कंडीशन के स्पेशल पैसा दे देता है कि ठीक है आप ये कर दो तो मैं एक्स्ट्रा इसके लिए पे कर दूंगा, बट स्टिल डेफिशिएंसी कमी आ जाती है। सो खराबी, कमी, ये ऑल सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आएंगी। फिर आता है दोस्तों मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जैसे कि आपको क्लेम किया जाएगा 100% प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और जब पता चला भाई उसमें तो केमिकल्स ही मिले हुए हैं, कि आपको कंज्यूम करने वाली, खाने पीने वाली चीज़ों में लिखा आता है मिल्क प्रोटीन है इसके अंदर, बॉर्नविटा पियो, कॉम्प्लान पियो तो हाइट लंबी हो जाती है। भाई ऐसे उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैंने आपको सिर्फ एक ऐड बताया, नॉट मैं किसी को डाउन और अप नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ को। मतलब मान लो उसके अंदर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं कि जो हाइट इंक्रीज करता है, या ऐसा कोई है ही नहीं जो बच्चे के वेलबींग के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो कोई भी आपको मिसलीड एडवर्टीजमेंट करता है तो वो भी आपका क्या होगा, झूठा प्रोडक्ट दिखाता है, झूठी सर्विसेज बताता है, फॉल्स गारंटी देता है कि आप ये सामान लो तो गारंटी से ऐसा हो जाएगा, गारंटी से आपके एक्नेस दूर हो जाएंगे, पिंपल्स नहीं आएंगे, एक्नेस, आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। अरे सब क्लेम क्या है, अगर कोई झूठा दे रहा है, मिसलीड कर रहा है कंज्यूमर को कि वो उसके सामान को खरीदे, और उसको पता है कि उसकी क्वालिटी क्वांटिटी ऐसा कुछ भी नहीं करती है, या कोई एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेशन एड बनाता है, कोई भी वीडियो बनाता है, मैन्युफैक्चरर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, और या फिर कंसील करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जो चीज छुपाने वाली होती है उसको बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में लिख देता है कि पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लोग ध्यान ही नहीं देंगे उसको। एड्स पे देखा है ना, छोटा सा ऐसे स्टार बना के नीचे ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता है, दिखता ही नहीं है वो, उसमें लिखा होता है कि ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए है, इसका कोई आपके एक्चुअल जिंदगी से कोई इसका लेना देना नहीं है, लिखा होता है ना। दिस इज द एडवर्टीजमेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक्चुअल प्रोडक्ट इससे अलग आएगा, लिखा होता है ना। तो यही है कि जब वो कंसील कर देते हैं जानबूझ के किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। सो ये सारी चीजें क्या है एग्जैक्टली जो आजकल पतंजलि का जो केस है मुंतजिर, वेरी गुड, चर्चा में है, मिसलीडिंग एड्स किए, मिसलीडिंग क्लेम किए, मिसलीडिंग सारी चीजों को बोला, तो अब चल रहा है ना केस, पढ़ रही है ना रोज डांट, लगेंगे ना फाइन, लगेगी ना पेनल्टी, तो यही बात है। सब कितने भी कर लो, पूरा सब मिसलीडिंग है, एक्चुअल में अपनी वाट लगती है और कुछ नहीं, कंज्यूमर की वाट लगती है, राइट? ठीक है जी। पीयूष मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल सही है, आप एक बार वीडियो को बंद करके दोबारा खोलो, क्योंकि मेरी तरफ से माइक यहीं पर ही है तो बहुत तेज आवाज़ आ रही है मेरी तरफ से। अब आगे चलते हैं फटाफट से, कंज्यूमर के अधिकार क्या क्या हैं। देखो ये सारे हैं कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार हैं। यहां से ही क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ना आज की क्लास, आपकी शायद ये 2-3 मार्क्स को ना कवर करवा देगी, इसमें तुम लोग नहीं चूकोगे। सेक्शन को याद करो, साथ साथ जो जो मैंने बताया है उसको देखते हुए चलो। देखो कंज्यूमर एक कंज्यूमर है तो उसके कुछ अधिकार है, वो क्या क्या अधिकार है आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला उसका अधिकार है कि वो कोई भी अगर उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, कोई मॉल न्यूट्रिशन होता है, कोई भी उसके साथ कोई उसका नुकसान लॉस होता है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए अगेंस्ट दी मार्केटिंग, उसको सुरक्षा मिले अगेंस्ट दी
मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज हजार्डियस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हजार्डियस है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कंज्यूमर केस का ही वो देती हूँ। मेरे पास एक केस आया था, उन्होंने क्या किया था, ये जो नहीं होते पेस्ट्स वाले होते हैं जो दीमक वगैरह लग जाती है उसके लिए वो बुलाते हैं, है ना, तो उसके लिए वो उसको बुलाते हैं और वो उसके घर में पूरा स्प्रे वगैरह पूरा एक्यूरेट उसका करके जाते हैं सामान। अब वो क्या होता है, जो जिस तरीके का उनका लिक्विड और वो होता है, प्रोडक्ट होता है जिसको वो स्प्रे वगैरह करता है पूरे घर के अंदर, वो महीनों तक सूखता ही नहीं है। उसके लिए मतलब वो बेकार प्रोडक्ट था, क्लेम्स वो बहुत बड़े बड़े कर रहे थे और वो सूखा नहीं, जिसकी वजह से उनके टोटल जितने सामान उनके अलमीराज में था सिलन हो गया और प्रोडक्ट्स खराब हो गए, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने क्लेम किया एंड वाकई जब उसके प्रोडक्ट्स को चेक किया गया तो वो उनमें एक्चुअल में वो थी ही नहीं इंग्रेडिएंट्स जो इस चीज़ को कंप्लीट कर सके, उसे सुखा पाए। एक्चुअल उन्होंने चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया हुआ था, तो यस उनको क्लेम यहाँ पर मिला था। तो विच इज हजार्डियस। तो ये मेरा बताने का मकसद ये था इस एग्जाम्पल को कि उनकी प्रॉपर्टी के लिए वो हजार्डियस हुआ। उनकी सारी अलमीराज किचन वगैरह काफी महीनों तक वो स्मेल नहीं गई, वो जो भी सामान अपना रख देते थे उसको भी कुछ उस केमिकल की वजह से फंगस लग जाती थी, खराब हो जाता था, कपड़े जो थे वो एग्जैक्टली गल गए, जैसे कहते हैं ना, आप समझते हो, खराब हो गए। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए समझाया। तो प्लस उनका है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। भाई कंज्यूमर को पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दो। आपको पता है ना, अब सब कुछ लिखना पड़ता है पैकेजिंग पे, क्या है, कितना % है, सब कुछ लिखना पड़ेगा पैकेजिंग के अंदर, राइट। यस पोखर और लेकिन हेल्थ ड्रिंक्स रिमूव कर दिया, वेरी गुड। तो यानी कि तुम लोग देखते हो, है ना, जैसे हेल्थ ड्रिंक इनके अंदर से रिमूव करवा दिया गया। कोर्ट ने कह दिया हेल्दी मत लिख देना इसको कि हेल्दी है, किसी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, हटा दिया भाई। झूठे क्लेम करके तुम चीजों को नहीं बेचोगे। आज तक इन लोगों के ब्रांड इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं और हर महीने इन सामान को लेकर आते हैं और कंज्यूम करते हैं, जबकि हमें पता नहीं है कि ये सामान हमारे लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए घातक है। सो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें कंज्यूमर का अधिकार है कि उसको सब कुछ बताओ, क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी है, प्योरिटी कितनी है, स्टैंडर्ड कितना है, प्राइस कितना है और क्या क्या चीजें हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सब कुछ कंज्यूमर को पता होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हम पूछ सकते हैं, जवाब देना पड़ेगा, राइट। और ये हमारी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी भी है। भाई कोई सामान खरीद रहे हो तो लेबल पढ़ेगा, इंडिया, लेबल पढ़ना सीखो। कोई चीज एक्सपायर तो नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा होता है, पढ़ी रहने दो, काम आ जाएगी, इसके ब्रेड क्रम्स बना लो, ब्रेड वो हो गई है, एक्सपायर होगी, इसके ब्रेड क्रम्स बना लो, कुछ कुछ चलता रहता है। बट फिर भी हमें विजिलेंट रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए अपने राइट्स, अधिकारों के लिए। राइट टू बी अश्योर्ड कि अगर कोई भी पॉसिबल एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हम देख सकते हैं, है ना, कि भाई ये चीज वहां कहाँ पर अच्छी मिल रही है, कहाँ पर बेस्ट प्राइस मिल रहा है। और ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कहीं से भी, जो भी हमें श्योरिटी दे रहा है, जो भी हमें अच्छी गारंटी, अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा बैकअप दे रहा है, अच्छे प्राइसेस दे रहा है, तो हम उससे सामान को खरीद सकते हैं। दिस इज आवर राइट। देन वी हैव राइट कि कंज्यूमर को क्या कर सकता है, अवेयर रहना है, अवेयर रहने की, पूछताछ करने की पूरा अधिकार है कि वो, पहली बात, अगर उसके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होती है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो वो राइट टू सीक रिड्रेसल कर सकता है। वो क्या कर सकता है, सूट कर सकता है। क्या कर सकता है, सूट कर सकता है। देन राइट टू बी हर्ड, तो अगर उसके साथ कोई भी गलत हुआ है तो भाई उसकी सुनवाई करी जाए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखा जाए और एप्रोप्रिएट ऐसी फोरम्स बनाई जाए। जैसे हम देखते हैं ना, कंज्यूमर कोर्ट होती है, आप ये केसेस नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं लेके जा सकते हो ना, आप थाने में जाके कंप्लेन करते हो, आप कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं स्पेशली, जहां पर आप अपना केस डाल सकते हो, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो अपनी कंप्लेंट को। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, थोड़ा इसको, हाँ जी, ऐसे करेंगे बड़ा ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए सभी स्टूडेंट्स को। चलें शुरू करते हैं। राइट, अब अबाउट दी सेंट्रल काउंसिल, देखिए जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमारा ये जो डिवीजन है ना, ये 2 भाग में कन्वर्टेड है, 2 भाग में है। सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले ये क्या है, एक सेंट्रल लेवल पर है,
किस लेवल पर है? एक सेंटर लेवल पर है, फिर एक क्या है? स्टेट लेवल पर है। तो ये दोनों चीजों पर हमारी जितनी भी कंप्लेंट्स है, कंज्यूमर के जितने भी इश्यूज हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए ये दो जगह है जहां पर क्या किया जा सकता है? क्या एक काउंसिल है जो कि रूल्स वगैरह बनाती है, इन सारे केसेस को कंडक्ट करती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आइए, द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है, शक्ति है, सुशक्त है कि वो क्या बना सकती है? एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना सकती है। देखिए क्या बना सकती है? एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये बना सकती है। अब द सेंट्रल काउंसिल शैल बी द एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि जो ये सेंट्रल काउंसिल होगी ना, ये किसी फैसले को नहीं ले पाएगी, ये एडवाइजरी काउंसिल होगी। यानी कि अगर कोई भी रूल्स है, ठीक है, कोई भी गाइडलाइंस है, सुपरवाइजरी है या फिर एडवाइजरी है, जो हमारी सेंट्रल की काउंसिल होगी। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है जी, एक बार कमेंट्स भी देख लेती हूँ, काफी कमेंट्स आ रहे हैं। यस, हाय मोनिका, चलिए गुड। देन वी हैव chairperson of central council shall be the minister in charge of the department of consumer affairs in the central government। जो भी इस काउंसिल का चेयरपर्सन होगा, ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा? वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट कहलाया जाएगा कंज्यूमर अफेयर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंज्यूमर अफेयर्स है ना, उसका मिनिस्टर इन चार्ज वो कहलाया जाएगा और वही इसका क्या बनेगा? वही इसका चेयरपर्सन बनेगा। Then we have Central Council will have such number of other official and non-official members representing such interest as may be prescribed। जो ये सेंट्रल काउंसिल होगी ना, इसके अंदर कुछ क्या होंगे? ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, जो इस पूरी की पूरी चीजों को क्या करेंगे? उनका कोई भी अगर इंटरेस्ट होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आप लोगों को बस इस तरीके से समझते रहना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये हमारे एक्ट के अंदर है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, सो आपको इसको इसी तरीके से लर्न करना है। आगे चलते हैं, मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल। कैसे सेंट्रल काउंसिल मीट करेगी, कैसे मीटिंग होगी? द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज व्हेन नेसेसरी बट एटलीस्ट वन मीटिंग। इनकी एटलीस्ट क्या होगी? एक मीटिंग तो होगी पूरे साल के अंदर। मान लो अगर कोई बनाने हैं इनको रूल्स एंड गाइडलाइंस वगैरह, कुछ भी अगर इनको बनाना है तो पूरे साल के अंदर इनकी एटलीस्ट, बाकी कितनी भी हो वो डिपेंड करता है इश्यूज क्या हैं, सारी चीजें क्या हैं, बट एटलीस्ट एक मीटिंग तो यहाँ पर होगी ही होगी। ठीक है जी, भाई आप लोग आवाज का बोलते हो, मुझे तो समझ नहीं आती। ये देखो, अगर कोई बनाने हैं इनको रूल्स एंड गाइडलाइंस वगैरह, कुछ भी अगर इनको बनाना है तो पूरे साल के, इतनी तेज आवाज है। आई डोंट नो आप लोगों के फोन्स में ग्लिच है या क्या ग्लिच है। मतलब मैं अपने फोन में सेम वीडियो प्ले कर रही हूँ, लाइव चल रही है मेरे फोन पे भी, और बहुत क्लियर एंड लाउड आवाज है। माइक इज देयर हियर, ठीक है ना? तो आप लोग, आई डोंट नो, रोज आप लोग कह रहे हैं आवाज धीमी है, एक बार अपने फोन की चेक कर लो, या आपने ईयरपॉड्स ईयरफोन्स लगा रखे हो, वहां पे ना आ रही हो आवाज, तो प्लीज चेक कीजिए। इस तरीके से बार बार मेरी तरफ से आवाज ओके होती है। सुमन, गुड इवनिंग। अनिल जी, ये प्लेटफॉर्म है इस वाली बात को करने के लिए? मुझे बताइए, इज दिस अ प्लेटफॉर्म? तो आपके सामने है ना, ये देखो, ये देखो आवाज, तो प्लीज चेक कीजिए। इस तरीके से बार बार मेरी तरफ से मेरे फोन की जब आवाज आ रही है क्लियर माइक में, गुड इवनिंग, तो एक बार चेक करो, ठीक है? या एक काम करो, एक बार यूट्यूब के ना सेटिंग्स पे जाओ, एप्लीकेशंस पे जाके कैश होता है, ये होता है ना, आई थिंक यही स्पेलिंग होती है शायद, है ना? इसको रिमूव कर दो। ये वायरसेस वगैरह आ जाते हैं ना, तो बहुत सारी एमबी कैश होती है, उसको आप रिमूव कर दो। एप्लीकेशंस पे जाके यूट्यूब खोलो और उसके कैश को आप रिमूव कर दीजिए, तो फिर आपका कोई ग्लिच होगा, कोई दिक्कत होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेरी तरफ से आवाज बहुत सही है, ठीक है? और अनिल जी, आपने वहां पर दे दिया है, आपको जरूर वहां पर रिवर्ट आ जाएगा। ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है कि आप ये वाले ग्रीवियंसेस यहाँ पर शेयर करें। आप मुझे यही बात पर्सनल टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो, अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप लिख सकते हो। एंड प्लस जब आपकी टिकट रेज होगी है तो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा।
चाहे टू या मेल आए या कॉल आए या मैसेज आए, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बार बार आप इसको यहाँ पे ना भेजिए, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, राइट, ठीक है। तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वरना आपकी इस डिस्टर्बेंस से देखिए क्लास डिस्टर्ब होगी, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्लीज, सबके फोन में क्लियर है भैया, वॉइस क्लियर है, ये एक दो ही हैं जिनके फोन में आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है भाई, मैं नहीं कुछ कह सकती, और इन्हीं के फोन में पेड क्लास में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। अब आप बार बार बोलोगे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो मैं, अब देखो कितना टाइम लग गया, हमने कितने मिनट्स यहाँ पर अपने वेस्ट कर दिए, ठीक है जी। चलो जी, तो थोड़ा समझ के बात कीजिए, थोड़ा देखिए, अपने एंड से पहले प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो जरूर ठीक होंगी, राइट। यूट्यूब का जो कैश है वो डिलीट कर दो, आता है एप्लीकेशंस पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, उसमें बहुत सारे एमबीज बने होंगे आपके जो वेस्ट होते हैं, वो आपके फोन की स्पेस को घेर रहे होते हैं, ऐप की परफॉर्मेंस को भी डाउन कर रहे होते हैं, तो उसको क्लियर कर दो, ठीक है जी। चलो, तो हम कहाँ पर थे कि एटलीस्ट वो लोग एक मीटिंग तो करेंगे ही करेंगे पूरे साल में, अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, कुछ भी करना है, तो एक मीटिंग जरूर करेंगे। द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच अ टाइम प्लेस द चेयरमैन थिंक्स फिट। तो अगर उनको बैठक भी करनी है, जैसे मीटिंग भी करनी है, तो जहां चेयरपर्सन कहेगा वहां पे इनकी मीटिंग भी करवाई जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कोई भी एडवाइस है, कोई भी प्रमोशन है, या कोई भी कंज्यूमर के राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो सारा काम कौन करेगा, सेंट्रल काउंसिल करेगी। अब आगे आ जाइए, इसी के बाद कौन सी काउंसिल आती है, स्टेट काउंसिल आती है। कौन सी, स्टेट काउंसिल आती है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्स टू एस्टैब्लिश अ स्टेट कंज्यूमर। अब ये क्या होगा, यहां बात सेंटर की थी, अब जो राज्य सरकार है उसके पास भी पावर है, वो भी सशक्त है कि वो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को खोल सकती है, फॉर सच स्टेट टू बी नोन एज स्टेट काउंसिल। तो जो वो अपनी स्टेट के अंदर, फॉर एग्जांपल राजस्थान है, राजस्थान में भी एक स्टेट काउंसिल होगी, हरियाणा है, दिल्ली है, हर जगह पर एक अपनी कंज्यूमर काउंसिल होगी, और ये भी एक एडवाइजरी काउंसिल होगी जो स्टेट के सभी चीजों को देखेगी, ध्यान रखेगी, एडवाइस, प्रोटेक्ट, रूल मेकिंग वगैरह ये सारी चीजें करेंगी। इसका भी एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है जी। इसके अंदर भी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और ये भी जो मेंबर्स जो होंगे वो 10 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ये कौन नॉमिनेट करेगा, दीज कैन बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाएंगे। सिंपल, बस पढ़ते चलो, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, टेक्निकलिटीज नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसको पढ़ते चलो। फिर उसके बाद इनको 2 मीटिंग करनी है, सेंट्रल वालों को 1 मीटिंग करनी थी, इनको साल में 2 मीटिंग करनी है, जहां चेयरपर्सन कहेगा वहां पर मीटिंग करवा दी जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम, ये भी एडवाइस रेंडर करेंगे, प्रमोशन जो भी बात होगी, कंज्यूमर है, अवेयरनेस है, रूल मेकिंग है, इससे रिलेटेड ये लोग भी सारे काम करेंगे। सेंट्रल होगी एक नेशनल लेवल पर, स्टेट होगी स्टेट लेवल पर। अब यहां पर मुद्दा आएगा किसका, इसका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही क्या है, शक्ति है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली के अंदर कितनी है, 6 कोर्ट्स हैं, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनी हुई है, सेंट्रल, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, ऐसे ऐसे करके बनी हुई है पूरा। अब उसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलेंगे, जहां पर एक कंज्यूमर जाकर अपने केस को क्या कर पाएगा, फाइल कर पाएगा, स्यू कर पाएगा, और अगर उसके कोई भी डैमेजेस हैं उसको वो क्या कर पाएगा, क्लेम कर पाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं कि चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसी को हम लोग कलेक्टर, जो इस कंज्यूमर कोर्ट का चेयरपर्सन होगा वो इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए स्टार बना दिया है कि इसको लिखते रहिए, ये सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो एक उसके बाद कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल हैव सच नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यहाँ पर भी
कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे सच इंटरेस्ट में बी प्रिस्क्राइब्ड. देन वी हैव स्टेट काउंसिल. द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वो स्टेट काउंसिल से मिलेगी और उनकी 2 या 2 से ज्यादा मीटिंग्स होगी. इसके साथ स्टेट काउंसिल के साथ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वालों की स्टेट वालों के साथ साल में कम से कम 2 मीटिंग्स होनी अनिवार्य है, जरूरी है. और ये भी सेम चेयरपर्सन डिसाइड करेगा. ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल काउंसिल का? सेम कि वो रेंडर एडवाइस, प्रमोशन, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है जी. अब आगे हम लोग बात करते हैं. अब ये सेक्शन नंबर 10 है. ये सेक्शन नंबर 10 देखिए किस बारे में बात करता है. ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर टू सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, CCPA बोलते हैं. ध्यान से रखिएगा इसकी फुल फॉर्म. इसकी जो ये फुल फॉर्म है क्या है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो रूल क्या है इस अथॉरिटी का? रूल क्या है इस अथॉरिटी का? सबसे पहले कौन कौन से मैटर्स से डील करेंगे, समझना इस बात को. लेकिन एक बात, हाँ चलो पहले बता देती हूँ. ये कौन कौन से मैटर से डील करेंगे? मान लो अगर किसी के भी राइट्स का वायलेशन होता है, किसी के भी राइट्स का उल्लंघन होता है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं, कोई भी झूठे, अब जैसे पतंजलि के ऊपर चल रहा है ना, तो एक्शन लिया जा रहा है, वो बड़े स्केल पे लिया जा रहा है क्योंकि बड़े स्केल की मिसलीडिंग है, मिसरिप्रेजेंटेशन है. तो क्या हो रहा है, ये देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विच आर प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट इन द पब्लिक एंड कंज्यूमर, जो पब्लिक के लिए और कंज्यूमर्स के लिए किसी भी तरीके से क्या है, घातक है. एंड टू प्रमोट कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए और इन्फोर्स कर पाए. तो याद रखिएगा, इट इज क्या, ये आपको लिखना होगा, ये आएगा, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और इन्फोर्स करना कंज्यूमर के राइट्स को. यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हम बात कर रहे थे ना वो प्रमोशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. सो ये वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये लोग क्या क्या काम करेंगे. क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे बताइए येस और नो. येस मैम इट्स क्लियर, और कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक नहीं क्लियर हुई. बताइए जी जल्दी. आप लोगों ने सेशन को लाइक भी नहीं किया है, मैंने अभी देखा. लाइक तो करो यार सेशन को, इतनी इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है ना. तो जल्दी से लाइक करो सेशन को. चले आगे चलते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. कॉम्पोजिशन में क्या होगा, एक चीफ कमिश्नर होगा और अदर कमिश्नर्स होंगे. हेडक्वार्टर होंगे इनके सेंट्रल पे, जैसे दिल्ली के अंदर कंज्यूमर इसका अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है. वैकेंसी वगैरह ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी, ये भी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको अपने AIB के लिए. आगे चलते हैं. इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होगी, क्या कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे. इनके पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी कि अगर कंज्यूमर के राइट्स का कहीं पे भी वॉयलेशन होता है तो उस मामले की जांच पड़ताल कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे. इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जनरल करेगा. दो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. ये नोट्स आपको एक अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, बट हमें स्मार्टली पढ़ना है तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं यूजुअली. अपॉइंटमेंट ऑफ CG ये भी नहीं हमारे लिए जरूरी है. तो इसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या इनके पावर्स और फंक्शंस हैं, किसके, स्टेट सेंट्रल अथॉरिटी के. ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, इन्फोर्स करेंगे. राइट, अगेन वो बार बार चीजें रिपीटेटिव होगी क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एक ब्रीफ में पढ़ चुके हैं. तो उन्हीं का ही ये काफी व्याख्या और बयान में उसमें लिखा हुआ है. फिर उसके बाद वॉयलेशन होने से बचाएंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में करेंगे, बचाएंगे. कोई भी पर्सन कोई कर तो नहीं रहा है UTP, उसको देखेंगे. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं करेंगे, अवेयर करेंगे ऐसे एडवर्टीजमेंट की पब्लिकेशन को देखेंगे कि कोई रॉन्ग और मिसलीडिंग तो नहीं है. तो सेम ही चीज वो रेपिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखी हुई है. इनकी क्या क्या पावर है थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ चुके हैं. देखो इनकी पावर ये है कि क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कोई भी अगर वॉयलेशन होता है तो, कोई भी UTP होती है तो, और सुओ मोटो अपने आप से ही क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं. ठीक है, कंप्लेंट जो भी फाइल होगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में,
उसको भी ये लोग देख सकते हैं। कोई भी फाइल हुई ना, कंप्लेंट हुई स्टेट, सेंट्रल, नेशनल लेवल पर, इंटरवीन कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन क्या कार्रवाई कर रही है, कंज्यूमर के राइट्स को कैसे इन्फोर्स कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। उसमें बीच में भी ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुपरवाइज चेक वगैरह सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर ये प्रमोट करेंगे कंज्यूमर राइट्स को, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस पहुंचाएंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर क्या रह सकता है, अवेयर रह सकता है कि अगर उसके साथ उसके उसके राइट्स से रिलेटेड। इनकरेज करेंगे एनजीओ को, अदर इंस्टीट्यूशंस को जो कंज्यूमर के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए इनकरेज करेंगे। नोटिस इशू करेंगे, कोई भी अलर्ट है, मान लो ऐसा हो जाता है कि कोई पता चल गया कि ये चीज़ हानिकारक है, तो वो अलर्ट जारी कर देंगे कि कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को ना ले। एड या पब्लिसिटी करेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट को ना लो, कि वो डेंजरस है, हजार्डियस है किसी भी हेल्थ के लिए। तो ये इनके काम होंगे। एडवाइस करेंगे मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल स्टेट को, रिकमेंड करेंगे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को, नेसेसरी गाइडलाइंस बनाएंगे। तो ये जो ओवरऑल हमने जो ब्रीफ में पढ़ा था ना कि दे कैन प्रमोट, पब्लिसाइज एंड प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो उससे रिलेटेड, उस हित से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे ये अपनी अथॉरिटीज करेंगी। एंड सेम जो सेंट्रल करेगी वही स्टेट करेगी, जो स्टेट करेगी वही क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करेगी। बिल्कुल सेम है, राइट। तो ये सेक्शन नंबर 20 रिकॉल गुड्स वगैरह ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, इनको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, ये देखो यहाँ पर है पेनल्टीज के बारे में। जरूर अगर आ सकता है तो क्वेश्चन यहाँ से एक आ सकता है कि पेनल्टीज का प्रोविजन क्या है। भाई अगर इनके पास क्या है, अधिकार है क्या करने का, प्रोटेक्ट करने का, इन्फोर्स करने का, तो क्या अगर कोई मिसलीडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो क्या भाई इनकी ये भी वो है क्या, पावर है क्या कि ये फाइन लगा सके, कोई पेनल्टी लगा सके, है ना, या उसको बंद करा सके, कोई है कि नहीं है? यस और नो, पहले ये बताओ। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो समझ में आया? इससे पहले तक इनकी पावर्स के बारे में जो हमने पढ़ा वो क्लियर हुआ? तो फिर आगे चलेंगे, फिर इनकी हम लोग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह पे इनकी क्या अथॉरिटी है कि ये डायरेक्शंस दे सके, पेनल्टी, फाइन लगा सके। जल्दी से बताइए, अब तक का क्लियर हुआ? जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं सभी लिखेंगे, कोई भी डाउट है तो पूछेंगे इससे पहले अभी तक जो भी हुआ, तो बताइए जल्दी से। बताइए बताइए। करेक्ट। ओके, सुमन, श्रीधर, निधि, रिचा, वेरी गुड वेरी गुड। अभिनव का एक क्वेश्चन है, मैम अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करने के बाद डिफेक्टिव निकल जाता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाइल कर देते हैं, शॉपकीपर्स की कोई बात नहीं सुनता है, ऐसा क्यों? तो यार अगर वो डिफेक्ट है तो शॉपकीपर की तो जिम्मेदारी बनती है ना। कोई भी चीज़ डिफेक्टिव है और वो किस एंड से डिफेक्ट हुई, शॉपकीपर। देखो जब भी हम ऑनलाइन की बात करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, कि जब भी हम ऑनलाइन की बात करते हैं ना तो पूरा सिक्योरिटी चेक होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आज की बात बता रही हूँ, आई हैव ऑर्डर्ड सम कुशन कवर्स और वो साइज में छोटे आए, तो वो पहले रिटर्न तब होगा जब वो बंदा जो पिकअप करने के लिए आएगा ऑर्डर, वो उसकी वही सेम क्वालिटी एंड टैग वैग चेक करेगा, वो अप्रोप्रिएट होगी, वो ठीक होगी, तभी वो रिटर्न में लेगा। ठीक है ना? तो ऐसी क्वालिटी चेक होके आता है। जब एक रिटेलर या एक होलसेलर प्रोडक्ट को एक मीडियोकर अमेजोन या किसी को भी देता है तो वो अपनी तरफ से सिक्योरिटी चेक करके देता है। अब जिसकी गलती होगी वो वहां पर पकड़ी जाएगी कि किसकी वजह से प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट आया, टूटा हुआ आया, डैमेज आया, तो वही उसकी भरपाई करेगा, क्योंकि गुड्स की टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। भाई कंज्यूमर सारा पैसा दे रहा है तो वो डिफेक्ट गुड क्यों लेगा, डिफेक्टिव गुड्स क्यों लेगा? ठीक है, तो वो देखा जाता है बहुत सारे बिजनेसेस में, क्वालिटी चेक वगैरह सारी चीजें होती हैं बिफोर जस्ट डिलीवरिंग द गुड। शिवानी, प्रॉब्ली 2 मार्क्स, 2 और इतने मार्क्स का आएगा।
ठीक है, चलो फटाफट से पढ़ते हैं कि इफ द सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाइड, अगर सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जो कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई एड आ रहा है, वो क्या है, फॉल्स है, मिसलीडिंग है और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए उसके राइट्स को वायलेट कर रही है, तो वो उसको क्या करवा देगा, डिसकंटिन्यू करवा देगा, बंद करवा देगा। कोर्ट ने अब कहा है ना, पेनल्टी भी लगाई है, कहा है कि ऐसे एड्स आप दोगे नहीं, दोबारा ऐसे फॉल्स क्लेम्स नहीं करोगे, किससे ऐसा ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। सेंट्रल अथॉरिटी पेनल्टी भी लगा सकती है अगर कोई भी फॉल्स या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है, कोई मैन्युफैक्चरर, इंडोर्सर, तो 10 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। सेंट्रल अथॉरिटी कॉन्ट्रवेन, बीच में भी पड़ सकती है मैन्युफैक्चर को, और इवन इस अगर कोई बहुत मैसिव, कोई झूठा ये सारी चीजें कर रहा है, तो 50 लाख रुपए तक का भी फाइन यहाँ पर लग सकता है। तो 10 लाख से लेके कैन बी एक्सटेंडेड टू 50 लाख रुपीस का पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है। Where the central authority deems it necessary और may और order प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है इंडोर्सर को, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को, कि आगे वो इसको कहीं पे भी ना करे, और यहाँ पर उसको 1 साल की क्या हो सकती है, सर्विस के 1 साल के लिए उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू भी कर सकती है, प्रोहिबिट रोक सकती है उसको, क्या कर सकती है, रोक सकती है उसको। क्लियर हुआ? एग्जैक्टली मुंतजिर, वेरी गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर सकती है, सब्सिक्वेंट प्रोहिबिट कर सकती है इंडोर्समेंट, जो कि 1 साल से लेके 3 साल तक का रोक, प्रोहिबिशन काइंड ऑफ अ स्टे उस पर लगा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये नोट है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। सीज और सीजर भी कर सकती है, ठीक है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जो डीजी है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसको लगता है कि यस कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए हैं या यूटीपी हुई है, तो वो क्या कर सकता है, मौके पे जा सकता है, छापा मार सकता है, सामान को सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है पूरी पूरी, इन्वेंट्री को देख सकता है, नोट इन्वेंट्री उनके पास क्या क्या है, और सारा कुछ रिकॉर्ड, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और अदर आर्टिकल भी उनसे मांग सकता है, तफ्तीश करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए उनसे सारी चीजें मांग सकता है। लाओ भैया लाके दो, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीजर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। चले आगे चलते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में, किसके बारे में, प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज इसको खत्म कर देंगे हम लोग पूरा, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी देखिए क्या बात करता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। आपने कोई भी प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा, मैन्युफैक्चरर। सेलर जो अभिनव आपने पूछा था, दुकान वाला जो उसको बेच रहा है, जो उसको बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो अगर कोई भी हार्म होता है, कोई भी नुकसान होता है कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की वजह से या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में कमी होने की वजह से, तो वो उसको उसकी भरपाई करके देगा, वो क्या करेगा, उसकी भरपाई करेगा। देखिए क्लियरली लिखा है, और ये आपका सेक्शन नंबर 83 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। कौन सा सेक्शन है, 83। अब देखिए, अगेंस्ट होम प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन कैन बी टेकन। अगर कोई भी प्रोडक्ट गलत आता है, डिफेक्टिव आता है, डैमेज आता है, बेकार आता है, मिसलीडिंग आता है, झूठा प्रोडक्ट है, झूठे क्लेम्स है, अब आप उसके लिए उसकी लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन में बी ब्रॉट बाय अ कंप्लेंट अगेंस्ट। आपको क्या करनी होगी, कंप्लेंट करनी होगी, राइट क्या करनी होगी, कंप्लेंट करनी होगी, कंप्लेंट करनी होगी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन में बी ब्रॉट बाय अ कंप्लेनेंट अगेंस्ट फर्स्ट मैन्युफैक्चरर, जिसने उसको बनाया है, जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है,
ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अ सर्विस प्रोवाइडर, जो उसकी सर्विसेज आपको दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एग्जाम्पल अर्बन क्लैप है। अर्बन क्लैप ने बेकार काम किया, किसने, जो उन्होंने आपको एक सर्विस प्रोवाइडर भेजा था, तो आप किसको क्लेम करेंगे, यहाँ पर आपने Amazon से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो खराब आया, तो आप डिलीवरी बॉय को थोड़ा ना स्यू करते हो, आप सीधा मिंत्रा या उनके कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन पे कॉल करते हो कि जी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इधर डिफेक्टिव आया, डैमेज आया है और ऐसे हमें इसे चेंज करवाना है। तो वो कौन हो गया, द सर्विस प्रोवाइडर। Amazon इज अ सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको मैन्युफैक्चरर से लेकर, रिटेलर से लेकर आपके घर तक आपको सामान पहुंचा रहा है। एंड द प्रोडक्ट सेलर, जैसे कि आप लोग शॉपकीपर हो गए, प्रोडक्ट सेलर, आप किसी दुकान पे जा रहे हो, सामान को खरीद रहे हो, आप किसी शोरूम में जा रहे हो, आप लोग किसी शू शोरूम में गए, बैग शोरूम में गए, वहां से आप सामान खरीद रहे हो, किसी क्लॉथ शोरूम में गए, वहां से आप सामान खरीद रहे हो, तो वो आपका कौन हो गया, सेलर, जो कौन है आपका, दुकानदार। तो उनके ऊपर आप इस प्रोडक्ट डैमेज एंड डिफेक्टिव का क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, और इन इजी वर्ड्स एक्शन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। चलें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं, किन किन वजहों पर आप एक्शन ले सकते हैं। पहला, एक्शन में बी ब्रॉट फॉर एनी हार्म, अगर आपको कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान होता है उनकी वजह से या उनके डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से, तो ये आपकी वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप चेंज करवाने जा रहे हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको कोई और लेना है, वो अलग बातें हैं, वो यहाँ नहीं आएंगी, डिफेक्टिव है तो आप क्या कर सकते हैं, तो लाइबल होंगे ये सारे लोग 84 में, जब आपके प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यानी कि जैसा वो बना प्रोडक्ट उसी के अंदर कोई डिफेक्ट था। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यानी कि जब उस प्रोडक्ट को बनाया गया तो उसमें डिफेक्ट आया, उसके डिजाइन में, डिजाइनिंग वगैरह उसकी डिफेक्टिव है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, वो डज नॉट कंफर्म द एक्सप्रेस वारंटी, जैसा बोला गया था कि इस चीज की 3 साल 5 साल की वारंटी है, बट वारंटी क्लेम्स हमें नहीं दिए जा रहे हैं एक्चुअल में। अ प्रोडक्ट फेल्स टू कंटेन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको हार्म करना है, कोई वार्निंग वगैरह नहीं है, तो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट माना जाएगा। सब कुछ लिखा होता है ना, एक दवाई भी देखोगे, दवाई की डिब्बी भी देखोगे, उसमें भी लिखा होता है वार्निंग, इसको ड्राई प्लेस में रखे, बच्चों से दूर रखे, लिखा होता है ना। तो ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए, और ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है कि वो ये सारी चीजों को क्या करेगा, प्रोडक्ट के अंदर लेकर आएगा। तो अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल प्रोडक्ट लायबिलिटी, जब वो प्रूव कर देगा कि वो नेग्लिजेंट नहीं है, फ्रॉडुलेंट नहीं है इन मेकिंग द एक्सप्रेस वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट, तब तक वो लायबल कहलाया जाएगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है जी, क्लियर हुआ, यस, मैन्युफैक्चरर वाला पॉइंट पूरा क्लियर हुआ। यस, जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ। देखो टोटल लाइव है अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहे हैं वो 19 स्टूडेंट्स हैं, अभी जो अभी एट प्रेजेंट मुझे दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास 19 यस तो आने चाहिए कि यस समझ में आया मैम, जल्दी से मुझे बताइए तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। यस, काउंटिंग 4, बाकी सब हाँ जी, जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी करो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। देखो 1-2 नंबर के पीछे कितनी मेहनत होती है, तो स्टूडेंट को पता होता है और वो टीचर को पता होता है कि उसको 1-2 नंबर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को पता है कि यार मैं 1 नंबर की वजह से रह गया, 1 नंबर की वजह से मैं फेल हो गया, तो वो 1 नंबर का महत्व कितना ज्यादा है ना हमारी लाइफ के अंदर, कि जहाँ पर कैमरे के जो इस साइड खड़ा है उसको भी बहुत वैल्यू है 1 नंबर की, और जो उस पार है
जो क्लास ले रहा है उसको भी बहुत वैल्यू है। ये दुख या ये जो चीज़ है शायद ही कोई और समझ पाए कि 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना? ये वही वाला चीज़ हो गया हमारे लिए। है माना ये 1-2 नंबर का, बट भाई कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है। नहीं भी करना तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मुझे लगता है कि अपने लॉज ऐसे हैं कि एटलीस्ट इनकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मैं तो कहूँगी कि आप लोग इसको तो शेयर कर सकते हो इवन अपने घर वालों के साथ, कि उनको भी पता हो कि आपके राइट्स क्या है एज अ कंज्यूमर, व्हाट यू कैन डू। अगर कोई डिफेक्ट होता है, कोई आपके साथ हार्म होता है, नुकसान होता है, तो आप क्या स्टेप उठा सकते हो। तो ये जो लॉज हैं ये तो सभी की जानकारी के लिए होने चाहिए ना। तो सोचना नहीं, हो सके तो शेयर भी कर देना अपने सभी फ्रेंड्स, ग्रुप्स एंड रिलेटिव्स के साथ, कि जहाँ पर हम ये बात ये करेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आइए यहाँ पर हम आगे चलेंगे कि लाइबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर जो किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करें उनकी क्या लाइबिलिटी है। तो अगर कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी इम्परफेक्शन होती है, कोई भी डेफिशिएंट होती है, इनएडिक्वेसी होती है, देखो 4 शब्द है, फॉल्ट, IDI, फीडी, इसको आप याद कर सकते हो। कोई भी फीडी होती है क्वालिटी के अंदर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, नेचर ऑफ मैनर ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर, which is required to be provided by any under law, time being for a pursuant of any contract otherwise। आपने देखा होगा जब आप ओला उबर करते हो तो जैसे ही आपकी राइड खत्म होती है, आप पैसा पे करते हो, तो आपसे वो रेटिंग मांगते हैं कि बताइए भैया हमारा ड्राइवर अच्छा था कि नहीं था। तो वो आप 1 स्टार देते हो तो आपसे रीजन पूछते हैं कि ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, यू फेल्ट अनसेफ विद द ड्राइवर, ये सारी चीजें पूछते हैं ना। एंड इफ यू गिव 5 रेटिंग्स तो दैट मीन्स ओके एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब कुछ अच्छा था। तो वो अपनी क्वालिटी चेक करवा रहे हैं कि यस जिन लोगों को हमने रखा हुआ है क्या इनकी अच्छी क्वालिटी है, आर दे सर्विंग वेल, ये सारी चीजें हैं। तो जरूर किया कीजिए, क्वालिटी रेटिंग जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इवन जब हम शॉप कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी कमेंट्स में जाते हैं कि लोगों ने अपने क्या व्यूज फीडबैक्स दिए हुए हैं, वहीं से देख लेते हैं नहीं यार इस प्रोडक्ट का तो फीडबैक बेकार है, क्वालिटी इस चीज की बेकार है, इसको मत लो आप। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो हम एटलीस्ट दूसरे को तो अवेयर कर दे यार, जो हमारे साथ हो दूसरे के साथ ऐसी गलती ना हो। सो ये करना चाहिए जरूर। तो सर्विस प्रोवाइडर ये देखेगा लाइबल है, अगर कोई एक्ट है, कोई ओमिशन है, नेग्लिजेंस है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि हार्मफुल है, उसके लिए वो लाइबल होगा। अगर उसने एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, वार्निंग नहीं दिए किसी हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो भी, उसके लिए भी एसपी कौन है, सर्विस प्रोवाइडर लाइबल है। थर्ड, द सर्विस डिड नॉट कंफर्म द एक्सप्रेस वारंटी, तो सेम चीज है आपकी, मैन्युफैक्चरर के लिए भी आ जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी आ जाएगी। ये पॉइंट अलग है, बाकी तीनों ये सेम है, बाकी तीनों पॉइंट सेम है ये, ठीक है जी। चले जी आगे चलते हैं। यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर्स, ये कौन है, प्रोडक्ट सेलर्स जो दुकान वाले हैं। अब इनकी क्या क्या लाइबिलिटी होगी, बस इसको आज कंक्लूड कर देंगे। इनकी क्या क्या लाइबिलिटी होगी, ये देखिए इनकी ये लाइबिलिटी होगी कि ये क्या करेंगे, कोई भी इनका, अगर इनका कोई भी कंट्रोल है डिजाइनिंग में, टेस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में, लेबलिंग में, और उसकी वजह से अगर कोई हार्म होता है, देखो क्या क्या वर्ड है, DTMPL, तो ये 5 शब्द हैं और ये आपको इसी तरीके से लर्न, नोट्स बनाइए, मैंने बहुत इजी नोट्स हैं, ये सभी नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग बैरिस्टर बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो जो भी एनरोल करेगा उनको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो ठीक है, तो आप लोग एनरोल कर लीजिए जल्द से जल्द, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। डिपेंड करता है, जैसे सेक्शन बेस्ड भी, सेक्शन इतना अंदर से नहीं आएंगे कि 82 83 बताओ, सेक्शंस ऐसे आएंगे कि इनिशियल जो डेफिनेशंस वाले थे ना, 2A वगैरह डेफिनेशंस जो मैं पढ़ा रही थी वो वाले आ जाएंगे, तो ज्यादा ऐसे नहीं आएंगे, बाकी कंसेप्ट बेस्ड तो क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि जब उसने गुड्स प्रोडक्ट जो उसके पास था उसको उसने ऑल्टर किया, कमी कर दी, मॉडिफाई कर दिया और उससे कोई नुकसान हुआ, जैसे कि आप लोग देखते हो पानी का स्कैम चलता है, बिस्लेरी की बॉटल्स को वो सील खोलते हैं, तो आपको कहते हैं ना वो भाई पानी की बोतल फेंकनी है तो पूरी ऐसे पिचका के ऐसे करके फेंको, वो रीयूज नहीं हो सकती, तो वो गंदा पानी भरते हैं,
वापस से सील लगाते हैं और आपको बेच देते हैं। तो यानी कि हम बिस्लेरी का खरीदते हुए भी पानी वही कॉस्ट देते हुए गंदा पानी पीते हैं, अनफिल्टर्ड वाटर हम लोग पीते हैं। सो कहते हैं कि जब भी आपको बॉटल, तो उसको कोलैप्स कर दो, ऐसे पिचका के फिर उसको फेंको, ताकि उसको इस तरीके से यूज ना हो पाए। तो उनके पास वो सील और ढक्कन होता है कि बोतलों को बहुत आसानी से मिसयूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर उसने कोई भी चीज ऑल्टर करी, मॉडिफाई कर दी, ही हैज मेड एक्सप्रेस वारंटी, झूठी वारंटी दे दी, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर से हटके थी, या उसने क्या करा, एमआरपी से ज्यादा कोई प्रोडक्ट बेच दिया, नोन सर्विस नोटिस वारंट कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय हिम, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ एंड फोर्स। ऐसा करने के लिए ही फेल टू एक्सरसाइज, उसने क्या नहीं किया, रीजनेबल केयर नहीं करी प्रोडक्ट को असेंबल करने की, इंस्पेक्ट करने की, मेंटेन करने की, और उसने क्या किया, जो वार्निंग्स थी उसको ढंग से नहीं किया, जिससे कोई डेंजर इन्वॉल्व हो गया, प्रॉपर यूसेज नहीं हो पाया गुड का, प्रोडक्ट का, जिससे कि प्रोडक्ट फेल हो गया एंड प्लस कंज्यूमर के लिए हार्मफुल हो गया, प्रोडक्ट के लिए हार्मफुल हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। अब एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है कि प्रोडक्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब प्रोडक्ट एक्शन कब आप नहीं केस कर पाएंगे, कि जब हार्म के समय पे प्रोडक्ट वाज मिसयूज, ऑल्टर एंड मॉडिफाइड। कि जब आप उसे यूज कर रहे थे, जब वो नुकसान हुआ, तब वो प्रोडक्ट मिसयूज और ऑल्टर मॉडिफाई किया गया। कोई भी प्रोडक्ट की लायबिलिटी तब नहीं की पाएगी, तब नहीं जा पाएगी जब आपको एडिकेट वार्निंग्स दी थी कि आपको इसको ऐसे यूज करना है, इस प्रोडक्ट को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और आपको सब कुछ बताया गया था, और आपने ही एज अ कंज्यूमर इंस्ट्रक्शंस को, स्टेप्स को, वार्निंग को फॉलो नहीं किया, तो फिर कंज्यूमर की गलती नहीं है, और फिर प्रोडक्ट सेलर की गलती नहीं है। जब प्रोडक्ट वर्कप्लेस एंड मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडेड वार्निंग सेम है, प्रोडक्ट सोल था कंपोनेंट मटेरियल के साथ, लेकिन आपने उसको किसी और के साथ मिलाकर यूज कर लिया और उससे कुछ ब्लंडर हो गया, तो भाई इसमें भी नहीं है। तो प्रोडक्ट देयर वाज व्हिच वाज लीगली मेंट टू यूज डिस्पेंस ओनली बाय अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट। कई चीजें ऐसे होती हैं जो आप एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही यूज करेंगे, लिखा होगा साफ, और आपने एक्सपर्ट की सुपरविजन में नहीं किया, तो भैया आपको कोई नुकसान हुआ तो आपने नहीं मानी, तो हम क्या करें। And the complaint while using such product was under the influence of, जब आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया, जब आप क्या थे, इंटॉक्सिकेटेड थे, आपको पता नहीं था कि उसको आप ढंग से यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, व्हेन यू वर इन दी इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, या फिर किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ में थे जब आपने खाया। कई बार ऐसा होता है ना कि आप ये आंखों की दवाई डालिए, लेकिन अपने नियर मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछ लेना। पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंज्यूमर के लिए जो भी केसेस होते हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, उनको कैसे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और कैसे उसका कोई फैसला होगा, कैसे कंज्यूमर तक रेमेडी पहुंच पाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका जो सेक्शन नंबर 74 है वो डील करता है कंज्यूमर मेडिएशन सेल से। आप देखिए क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 74 कहता है कि सेक्शन 74 empowers the state government एम्पावर करेगी, कंज्यूमर मेडिएशन सेल को बनाएगी, कि अगर बातचीत करके इनका कोई भी फैसला निकल जाता है, अगर ये लोग सेटल कर सकते हैं मामले को, तो ठीक है यार, आगे बढ़ाने से अच्छा है कि इनिशियली ये लोग सेटल करें और अपने मामले को ठीक ठाक करें। टू बी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, स्टेट कमीशन से जो डायरेक्ट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो इनको कुछ पावर्स देगी मेडिएशन सेल को, कि ये नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया और रीजनल बेंचेस जो हैं उनके प्रति ये लोग क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एवरी कंज्यूमर मेडिएशन शैल मेंटेन, इनके पास होना चाहिए कि कितने मेडिएटर्स लगे हुए हैं, कितने इम्पैनल्ड मेडिएटर्स हैं, कितने केसेस हैं जो एक पर्टिकुलर सेल क्या कर रही है, इन्वॉल्व है या उनको सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो वो देखेंगे, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स देखेंगे, क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है क्या है, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखेंगे कौन, मेडिएशन सेल वाले। उसके बाद एनी अदर इंफॉर्मेशन जो भी उनके रेगुलेशंस में स्पेसिफाइड है। बहुत नॉर्मल चीजें हैं, इनको आप लोग समझ सकते हैं। तो बस नॉर्मल आप देखिए कि क्या एक होता है, अगर हम किसी फोरम ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, किसी एक ऐसे एसोसिएशन के अंदर जाते हैं जो आपके किसी भी प्रॉब्लम्स को डील कर रहा होता है ना, उसके बारे में ये बात किया हुआ है। फिर एवरी कंज्यूमर मेडिएशन शैल सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट
डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करेगी, भाई इनके पास टोटल केसेस कितने थे, इन्होंने कितने केसेस को यहाँ पर सॉल्व कर दिया, सेटल कर दिया, ये सारा ये लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन को देगा, और इस तरीके से नेशनल लेवल के कमीशन पर, सेंट्रल कमीशन के पास एक डेटा पहुंच पाएगा कि एक्चुअल में जो ये कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए हैं, ये मीडिएशन सेल्स बनाए हैं, इनसे कुछ काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, इन सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद इम्पैनलमेंट ऑफ मीडिएटर्स, आप देख सकते हैं कि इसमें मीडिएटर्स की देखिए क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लिखी हुई है कि इनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, रीड आउट कीजिए। ठीक है, क्वालिफिकेशंस देखिए क्या क्या लिखी हुई है कि फॉर द पर्पस ऑफ मीडिएशन द नेशनल कमीशन फॉर स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन केस में भी शैल प्रिपेयर अ पैनल, इनका पूरा ब्यौरा रखेंगे, जो भी मेडिएशन सेल में काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। आप मेडिएशन सेल के अंदर जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी तो उसका एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, जो कमीशन का मेंबर भी होगा, और पैनल ऑफ मीडिएटर शैल बी वैलिड फॉर, ये 5 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद नए मीडिएटर्स का चुनाव किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, अदरवाइज अगर नहीं रहता तो उसका रीइम्पैनलमेंट हो जाएगा फॉर अनदर टर्म, अगले 5 सालों के लिए फिर उनका चुनाव होके एक चेयरपर्सन और ये सारे जो है मेंबर, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग अपॉइंट हो जाएंगे। देन वी हैव क्वालिफिकेशन, यहाँ पे वही है सेम, जो ट्रेनिंग मीडिएटर्स होते हैं जो इसी काम में काम करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की हुई है। ड्यूटी ऑफ मीडिएटर क्या है, इतने बहुत इन डेप्थ आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो ये हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप सोचिए कि ड्यूटी ऑफ मीडिएटर आएगा, आर्बिट्रेशन तक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो अभी हमको स्मार्ट स्टडी पढ़ते हुए देखना है। ये तो मैंने पूरे कंज्यूमर कोर्ट के नोट्स हैं, जो पूरा हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है टोटल इसके अंदर नोट्स हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे आगे हम लोग चलते रहेंगे, कैसे मीडिएटर हटेगा, प्रोसीजर क्या है मीडिएशन का, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके बारे में, मेन चीज ये है, ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसको एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओ गॉड, भाई सही बात है, मुंतजर ऐसे है ना, मुंतजर बहुत बड़े फैन है तो इसीलिए सब चीज नोटिस करते हैं, है ना। ओके चलो ठीक है, चलो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे भी ऐसा बहुत जल्दी नोटिस हो जाता है, मतलब मेरा भी ऐसा ही नेचर है कि अगर कोई कुछ चेंज हो गया है तो मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है अरे कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब मैं तीनों को एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। तो देखो, जब भी हम लोग 28 के अंदर, सेक्शन 28 के अंदर हमने क्या बनाया था, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाया था, जो है हमारी किसके पास पावर है, SD हैज अ पावर टू एस्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन रहेगी, और वो डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट के ईच डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। SD मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी ना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट एक से ज्यादा भी कंज्यूमर फोरम्स को बना सकती है। डिस्ट्रिक्ट कॉम्पोजिशन में एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, और नॉट लेस देन 2 एंड मोर देन नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, तो यानी कि एक प्रेसिडेंट होगा प्लस 2 और मेंबर्स यहाँ पर होना अनिवार्य है, जरूरी है। क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रूल्स बताएगी। नंबर 1 क्वालिफिकेशंस, कैसे इनकी रिक्रूटमेंट होगी, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होगा, कितना इनका ऑफिस रहेगा, एंड यूजुअली ये जो ऑफिस है वो 5 साल तक रहता है, सिर्फ 5 ईयर्स तक ही रहता है, ठीक है। देखिए अब आगे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जुरिस्डिक्शन के बारे में है कि कौन सी, देखो हम एक आम कंज्यूमर है, अब हमें ना तो हम स्टेट पे जा रहे हैं और ना ही हम सेंट्रल लेवल पे जा रहे हैं, अब हमारी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, हम कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे साथ कुछ गलती हुई है, आई कैन अप्रोच टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मैं वहां पर जा सकती हूँ। अब वो देखना है हमें कि वो देखना है कि हम डिस्ट्रिक्ट में कौन से, अगर मेरी कोई कंप्लेंट है, मेरी कोई दिक्कत है, तो मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा सकती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वेयर केस टू बी फाइल्ड। अब आप पूछ रहे थे ना मुझसे, आई थिंक फर्स्ट क्लास में पूछ रहे थे कि मैम हम केस कहाँ फाइल करेंगे। अगर मेरे साथ इस रूम फ्रेशनर की वजह से कोई दिक्कत हुई, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हुए, कुछ भी मुझे दिक्कत हुई, तो मैं अब कहाँ कंप्लेंट करूंगी। पहला,
अ कंप्लेंट शैल बी, सबसे पहले आप लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन को जाएंगे जो आपके लोकल लिमिट्स में होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है, और नॉर्थ दिल्ली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो ये जो नॉर्थ दिल्ली मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं इसी के ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जाऊंगी। अगर मेरे को कोई कहे दे कि साउथ दिल्ली के आपको जाना है, तो साउथ दिल्ली मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनेगी। आई लिव इन नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अंदर मैं रहती हूँ, तो साउथ दिल्ली मेरा ज्यूरिसडिक्शन नहीं पड़ेगा। तो the opposite party of each opposite parties where are more than one at the time of institution of complaint, जो भी opposite party है या कोई भी opposite party है, वो रह रही है जहां पे वो रह रही है, जहां पे वो बिजनेस करती है, जहां पे उनका कोई ब्रांच है, या फिर जहां पर वो काम करती है प्रॉफिट के लिए, तो वो भी क्या हो सकता है, आपकी ज्यूरिसडिक्शन बन सकती है। प्लस उसके बाद या फिर कोई उसका इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो एक्चुअली जहां पर रहता है, जहां पर अपना बिजनेस करता है, सेम एनी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी व्हेन देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट, सेम ब्रांच ऑफिस कहाँ है जहां वो काम करते हैं, चाहे वो वहां पे पार्ट टाइम काम करते हैं, होली काम करते हैं, पूरा काम करते हैं, तो जहां पर कंप्लेनेंट रिजाइड्स फॉर द पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, तो मैं जहां पर रहती हूँ, काम करती हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन नॉर्थ दिल्ली, लेकिन जो मेरे साथ ये रूम फ्रेशनर वाला सीन हुआ मेरे स्टूडियो में हुआ जो कि साउथ दिल्ली में है, तो जहां पर मैं काम भी करती हूँ, इवन वो भी मेरी जुरिसडिक्शन रहेगी। हाँ रिचा बिल्कुल सही बोला, जैसे अपन कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं यूजुअली, या किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, किसी भी फाइल को करने के लिए जुरिसडिक्शन को देखते हैं ना, सेम वही वाला जुरिसडिक्शन रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। सेकेंड, कौन कंप्लेंट कर सकता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक कंज्यूमर कर सकता है, जिसने जिसको सामान बेचा गया है, जिसको डिलीवर हुआ गया है, ठीक है, जिसके साथ यूटीपी हुई है गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मोर देन वन कंज्यूमर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बंदा नहीं, कई बार एक एसोसिएशन होती है जो इन सारे मुद्दों के ऊपर लड़ती है ना, बहुत सारे लोगों का मिलकर वो केस लड़ती है, कंज्यूमर एसोसिएशन होती हैं। ठीक है, आज मेरी आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी आवाज में? आज मैंने माइक थोड़ा और ऊपर लगाया है, क्लियर है मेरी आवाज? ऑरेंज का कॉम्पनसेशन लेना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन? नो, नॉट एट ऑल, वो आपका कंप्लीटली सिविल सूट बनेगा, ठीक है, वो कंज्यूमर में नहीं आएगा, राइट। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद देखिए आगे क्या बोलता है, प्रोसीडिंग्स कहां पर होगी, सेक्शन नंबर 36 में होगी आपकी। अगर जो प्रोसीडिंग चलेगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, वो कौन सा सेक्शन, बस ये थोड़ा बहुत कर सकते हो, याद तो कर लो, रेयर कोई क्वेश्चन आएगा। 36, हु शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स, सबसे पहली बात जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो आपकी प्रोसीडिंग्स को करेगा, आगे लेकर जाएगा, साथ में बैठ के, चाहे प्रेसिडेंट का होना वहां जरूरी है। वेयर अ मेंबर फॉर एनी रीजन इज unable to conduct the proceeding till it completed, the president and other members shall continue the proceeding from the stage it was last heard by the previous member। तो अगर मान लो जो आपका ऑलरेडी कोई एक मीडिएटर है जो सुनवाई कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, वो नहीं आता बाय चांस, तो उससे अगर वो नहीं है तो प्रेसिडेंट भी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट है तो बस बैठा रहेगा, अगर कोई दिक्कत भी आती है तो प्रेसिडेंट भी प्रोसीडिंग्स को कवर करवाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं जी। अब पावर क्या है इनकी, देखो बहुत इजी सी चीजें हैं। इनकी पावर ये है कि ये एडमिट करेंगे, कंप्लेंट को लेंगे, या अगर कंप्लेंट नहीं बनती तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करेंगे लेकिन उनको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई उनको सुनवाई की जाए। ऐसे नहीं कि सीधा देखा और रिजेक्ट मार दिया, नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनकी सुनवाई हो और भाई उनको भी बोलने का मौका मिले, और बताएंगे कि ग्राउंड्स क्या हैं। अगर वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो वो ग्राउंड्स भी बताएंगे कि क्यों रिजेक्ट करी है आपकी एप्लीकेशन या आपका कंप्लेंट जो है वो क्यों रिजेक्ट की है। और 21 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट shall be accepted within 21 days or from the date of which the complaint was filed। 21 दिन के अंदर, मान लो यहाँ पे कंप्लेंट हुई, 21 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सेप्ट करनी होगी, आपका एक लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। फिर अगर आपको लगता है कि सेटल हो सकता है तो आप मेडिएशन में 37 में भेज सकते हो सेटलमेंट करवाने के लिए विद इन 5 डेज। तो बाकी इसका बहुत ही इन डेप्थ यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा देखो प्रोसीजर है, इतनी हमें गहराई में नहीं जाना। हाँ, अगर यही आ रहा होता 30 मार्क्स का, 10 मार्क्स का भी आ रहा होता तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ते कि क्या पता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। बट फॉर 1 and 2 मार्क्स आप सोचो कि वो इतनी इन डेप्थ क्वेश्चन क्यों देंगे। वो ये देखेंगे कि आपको एक्ट आता है कि नहीं आता है, आपको नॉलेज है कि नहीं है,
आपको बेसिक्स पता ही नहीं है। तो याद रखना, जो भी 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, आपके सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपकी सिर्फ बेसिक नॉलेज को टेस्ट करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज को नहीं करेंगे। उसके लिए उनके पास बड़े बड़े लॉज हैं, जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी 10-10 मार्क्स के हैं ना, तो वो हैं। तो इतना इन डेप्थ हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। इतना तो हम अपने लॉ सेमेस्टर्स में भी नहीं पढ़ते थे आई गेस। इससे पहले तुम लोगों ने, तुम किसी के मुझे बताना कि लॉ सेमेस्टर्स में थे जब आप लोगों ने अपनी एलएलबी करी, तो आपके सेमेस्टर्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कितने नंबर का था, या क्या एक सब्जेक्ट था या फिर एक यूनिट था? क्योंकि मुझे याद है कि मेरे लॉ टाइम्स में एक सब्जेक्ट था ये, और मैंने अपनी फ्रेंड की यूनिवर्सिटी में देखा तो उसमें एक यूनिट 5 था बस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाय नंदिनी, ओके ओके ओके, यहाँ पर हो गया। अब मैं देख लेती हूँ क्या अब हमारा इंपॉर्टेंट बच गया है, फिर मैं आगे चलती हूँ। स्टेट कंज्यूमर आ गया, ये तो अब आ गया हमारा कंज्यूमर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमीशंस के क्या क्या वो हैं। पावर्स क्या क्या है डिस्ट्रिक्ट कमीशंस की, ठीक है, ये बता देती हूँ। मेडिएशन वाली बात तो, हाँ, तो मेडिएशन तो हर ही टाइप के केसेस में होता है, इवन क्रिमिनल केसेस में भी होता है मेडिएशन। गुड इवनिंग, सब्जेक्ट था मैम, मेरे में भी सब्जेक्ट था। ठीक है यार, चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो इनकी पावर क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। इनकी पावर ये है कि भाई जो भी ऑपोजिट पार्टी है उसको समन करेगा, डिफेंडेंट को कहेगा आओ जी केस लड़ो, विटनेस वगैरह को एग्जामिन करेगा, डिस्कवरी करेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई अदर मटेरियल है, कोई और एविडेंस है, देखेगा। ठीक है, मान लो अभी मैं क्लास में थी, मैंने रूम फ्रेशनर छिड़का और क्लास में लाइव रिकॉर्ड हो गया कि ओ मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो यार ये लाइव मेरे एविडेंस है कि मैं दिखा सकती हूँ कि कुछ ना कुछ तो इसमें हार्मफुल है जो मेरी हेल्थ को इसके स्प्रे करने के बाद ही इफेक्ट हुआ। तो कोई भी विटनेस है, कोई भी चीज है, उसको रिसीव करेगा, कोई भी एफिडेविट्स है उसको देखेगा, रिपोर्ट करेगा, कोई टेस्ट हो, लेबोरेटरी टेस्ट हो, भाई फिर इस चीज को भेजा जाएगा लेबोरेटरी के अंदर कि ऐसा क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ऐसे हालात हुए, तो ये सारी चीजें करेगा। प्लस अगर उसको लगता है भाई मैटर एक मास हेल्थ का है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इशू कर सकता है। इवन बड़े केसेस में, बड़े टाइप के फ्रॉड्स हैं, इस तरीके की चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। अब जैसे जो पतंजलि वाला केस है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसको कर रही है ना, पहले हाई कोर्ट में चलता रहा, अब सीधा उसको डील किया जा रहा है, तो ऐसे ऐसे उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब अगला जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है, फाइंडिंग्स क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, एक लगा लो कि गंगाराम जी क्या जवाब दूं आपकी इस बात का, तो आपको क्या लगता है कि हम ऐसे ही बस टाइम पास करें यहाँ पे हैं? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हम इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, 3rd क्लास चल रही है हमारी, तो ऑब्वियसली ना ये आता है। ठीक है, आप देखो सिलेबस को, देखो उसमें पता चलेगा। आइए अब देखो, अगर देखो बहुत ध्यान से, द गुड्स कंप्लेंट अगेंस्ट सफर फ्रॉम एनी डिफेक्ट स्पेसिफाइड इन द कंप्लेंट। आपको क्या करना है, जो भी आपको कंप्लेंट देनी है उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी कि कौन सा गुड था, कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपको हार्म सफर हुआ, आपको हार्म कॉज हुआ। कोई भी एलिगेशंस, जो भी मैं एलिज करूंगी अपनी कंप्लेंट के अंदर कि ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, इसमें ऐसी चीज है, कोई भी यूटीपी हुई, वो आपको साथ ही साथ इसके अंदर प्लस करना है कि आपको क्या चाहिए, आप इसके खिलाफ आपको रेमेडी क्या चाहिए, कितना कॉम्पनसेशन चाहिए, तो वो भी आप इसके अंदर लिखेंगे, क्लेम्स फॉर कॉम्पनसेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, कौन से गुड्स हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ, फिर आपको क्या नुकसान हुआ, क्या क्या आपके एलिगेशंस है, क्या क्या आपकी यहाँ पर कंप्लेंट है, एंड देन आपको उसके बदले में रेमेडी क्या चाहिए, रिलीफ क्या चाहिए आपको कंज्यूमर कमीशन से, तो आप वो रिलीफ्स भी लिखेंगे, जैसे कि आप हर कंप्लेंट में लिखते हैं कि आपको क्या रेमेडी चाहिए, आपको अपनी कॉम्पनसेशन चाहिए, कितना चाहिए, 10,000 का चाहिए, 20,000, 50,000, 2 लाख, कितने का चाहिए, वो भी आप लिखेंगे इसके अंदर। देन गाइस, फिर उसके बाद देन इट शैल इशू एन ऑर्डर, ये करने के बाद वो एक ऑर्डर इशू कर देंगे कि ऑपोजिट पार्टी को भी भैया बुलाओ,
बुलाओ। तो मान लो आपने कोई भी रेमेडी मांगी, तो वो कहेगा ऑपोजिट पार्टी को, देखो क्या कह रहा है, अब ये बता रहा है थोड़ा सा प्रोसीजर। ये ऑपोजिट पार्टी को कह रहा है कि भाई ठीक है, जो डिफेक्ट था चेंज करो उसे, हटाओ डिफेक्टिव जो चीज थी उसको आप हटाओ, या लेबोरेटरी में भेजो गुड्स को, ताकि पता चल सके कि एक्चुअल में माजरा क्या है, दैट द क्वेश्चन क्या है, इशू क्या है। या फिर रिप्लेस कर दो गुड्स को नए गुड्स से, रिप्लेस कर दो, जो पुराने गुड्स हैं उसको आप नया दे दो। मान लो कई बार ऐसा होता है कि हमने ऑनलाइन कोई चीज मंगाई, हमारे पास यूज्ड चीज आ गई, यूज की हुई चीज आ गई, हमने कंज्यूमर फोरम में डाल दिया, तो कंज्यूमर फोरम क्या कहेगा ज्यादा कि ठीक है भाई इसने पैसा दिया है, इसकी चीज को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, नहीं दे दो, आपने इसको पुरानी दिया, जैसे भी हुआ उस पुरानी का उसने जो भी झेला उसका कॉम्पनसेशन दे दो, और प्लस इसको नई चीज से रिप्लेस कर दो। आप आम जिंदगी से इसको ना जितना कनेक्ट कर पाओगे ना उतना इजीली समझ पाओगे, फिर आपको ये बर्डन नहीं लगेगा ये सब क्या है। ये सब आप आंख बंद करके लिख दोगे, क्योंकि आप डेली ऐसा कुछ करते हो, डेली आपके घर में सामान आता है, डेली आप करवाते हो सामान, डिलीवरी करवाते हो, ब्लिंकिट से भी सामान आता है, तो कुछ चीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स क्वालिटी नहीं हुई, आप रिप्लेस करवा देते हो ना कि भाई ये चीज अच्छी नहीं आई है, ये चीज मुझे यूज लग रही है, खुला हुआ पैकेट आया है। तो डेली चीज से उसे इसको कनेक्ट करो, चाहे आप इतनी सी डीलिंग करते हो, डेली इतनी शॉपिंग करते हो या इतनी शॉपिंग करते हो, जस्ट कनेक्ट विद ऑन योर डेली टास्क, तो उससे आप ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे, समझ पाओगे। और बहुत बेसिक चीज़ें भी हैं, ऐसा तो कुछ इसमें कोई हाईटेक काम नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो भैया फिर रिटर्न टू द कंप्लेनेंट एंड प्राइस और द चेंजेस पेड बाय द कंप्लेनेंट, या उसको क्या कर दो, रिफंड कर दो, है ना, उसको रिफंड कर दो। ये भी करवा सकता है कि ठीक है उसका पैसा दे दो वापस। अगर कोई भी डिफेक्ट है, डेफिशिएंसीज एंड सर्विसेज के दोबारा दे दो। कई बार ऐसा होता है कि आप होटल जाते हो, आप डिनर करने के लिए गए, आप कहोगे अरे ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, आपने कितना बुरा ये दिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट मंथ की बात है कि मैं एक रेस्टोरेंट गई, तो वेजिटेबल सैंडविच था, और वेजिटेबल्स ग्रिल सैंडविच था, तो जब हमने खोला तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैप्सिकम्स डले हुए थे। तो भाई जब वेजिटेबल आपने लिखा है तो फिर कैप्सिकम सैंडविच कर देते। तो मैंने उनको ये इशू रेज किया कि ये वेजिटेबल सैंडविच नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सिकम भरे हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज थी, उन्होंने मुझे अच्छा एक नया फ्रेश वेजिटेबल सैंडविच भी बनाया, और मुझे एज अ कॉम्पनसेशन या एज अ ग्रीटिंग समझ लो कि उन्होंने मुझे एक केक पेस्ट्री भी फ्री दे दी। तो ये सारी चीजें हैं, वही जो भी कमी रह गई है उसको परिपूर्ण कर दो, है ना, डिसकंटिन्यू कर दो, जो तुम कर रहे थे, घपला कर रहे थे बेटा, उसको तुम खत्म कर दो, रिपीट नहीं करोगे उसको दोबारा, कि आप हजार्डियस और अनसेफ गुड्स को नहीं सेल करोगे, बेचोगे नहीं। देखो मैंने रेड में स्पेशल लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दोगे, सीज कर दोगे कि अब से अब मैन्युफैक्चर ही नहीं करना भैया, हम नहीं, तौबा तौबा, ऐसी ऐसी कंप्लेंट हो सकती है, हम तो मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग मैन्युफैक्चर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद आप जो कॉम्पनसेशन बनता है वो कॉम्पनसेशन दे दो ऑपोजिट पार्टी को, उसका कोई भी लॉस हुआ है, कोई भी इंजरी हुआ है तो दे दो उसको, उसका पैसा वापस लौटा दो। क्लियर हुआ, इतनी मामूली इजी बातें हैं ना, बस हमें लगता है ओहो यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी है, ये वाला सब्जेक्ट भी है, तो डेली मेरे साथ पढ़ो। देखो ये चीजें ना आप खुद पढ़ने बैठोगे ना, मैं बताऊं पहली बात तो रूटीन नहीं बनेगा। वो मेन दिक्कत क्या होती है एआईबी वालों के साथ जो मैंने रियलाइज की है, कि आप लोग सोचते हो चल यार नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ लेंगे, एक वो रूटीन नहीं बैठ पाता। जब इस तरीके से आपको कोई हेल्प कर रहा होता है ना, इस तरीके की क्लासेस ले रहा होता है, आप सोचते हो यार नहीं यार कर लेते हैं यार, 1 घंटे हमने तो बैठ के सुनना है ना, कर लेते हैं। एक एक 2-2 नंबर के पीछे जब स्टूडेंट्स फेल होते हैं ना, तब उनको रियलाइज होता है कि यार शिट यार, क्या वो 2 क्वेश्चन ठीक हो जाते ना तो अपन आज पास होते हैं। तो ये एफर्ट थोड़ा सा लगाओ और बहुत जेन्युइनली पढ़ो। देखो अब आपके पास इतना समय नहीं है, आप लोग अपनी कामों में भी व्यस्त हैं, जॉब भी कर रहे हैं, कुछ कमाई का साधन भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर महिलाएं होंगी जो हाउस वाइफ होंगी, ठीक है, अपने और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक फुल टाइम काम है। तो आप लोग अगर ये टाइम निकाल रहे हो तो बस मेरा कहने का ये मतलब है कि ये टाइम जो 1 घंटा दे रहे हो इसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, और रिविजन जरूर करो, और आधा घंटा सही, सब सो जाए, रिविजन एक बार और कर लो, फिर आपको बर्डन। देखो हमने कितना टाइम वेस्ट किया, आप अगर मैं सोचूं ओवरऑल, हमने एलएलबी करी, हमें ढंग से कुछ चीजें नहीं समझ में आई, कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए, 5 साल करी या 3 साल करी, हुआ ना, चलो पास हो गए, डिग्री मिल गई, वो अलग बात है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। आज हम चाहें तो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लाखों रुपए की फीस नहीं ले सकते, एक अच्छी कमाई नहीं कर सकते। हाँ छोटे मोटे केस सब लोग पकड़ लेते हैं, वो अलग बात है, बट भाई कमाना तो पैसा ही है ना। तो अब जब नॉलेज दोबारा गेन करने का मौका मिल रहा है,
25 सब्जेक्ट है, एक बार दोबारा से उनको गो थ्रू रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, तो इसको अच्छे से करो, राइट। तो बस मेरा इसीलिए ये कहना होता है कि आप लोग, थोड़ी मेहनत मैं कर रही हूँ, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, तो इतनी सी मेहनत आप करो कि आप लोग डेली रिवाइज एंड मेरे साथ डेली क्लासेस को लो। मैंने तो बैच का प्राइस ना बराबर रखा हुआ है, अब मैं 10 रुपये तो नहीं रख सकती, बहुत ना बराबर, बहुत नॉमिनल प्राइस मैंने रखा हुआ है, 700 में आप लोगों को मिल जाता है। और एक जस्ट मैं एक ये हेल्प करना चाहती हूँ उन सब स्टूडेंट्स की, क्योंकि जब मैंने एक अपनी पहली क्लास ली थी, जब यूट्यूब पे किसी की क्लास नहीं थी, मैंने एक पहली क्लास ली थी AIB के स्टूडेंट्स के लिए, और तब मैंने रियलाइज किया माय गॉड इतने स्टूडेंट्स हैं कि जो चाहते हैं कि उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, उनको गाइडेंस दी जाए। ठीक है, तो चलो आज क्लास के अलावा वैसे मैं बात नहीं करती हूँ कभी, सिर्फ पढ़ाने पे मेरा पूरा टोटल ध्यान होता है, आज थोड़ी सी मैंने बातें भी कर ली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोल रही है कि मैम, नंदिनी बोल रही है कि मैम MCQ के साथ प्रिपरेशन कराइए। माय डार्लिंग, पहले आप लोग पढ़ तो लो, कंसेप्ट तो पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, फिर तुम्हारे जब पेपर आने वाला होगा ना, तुम पागल हो जाओगे, इतनी MCQ प्रैक्टिस कराऊंगी, तुम कहोगे मैम बस कर दो, बस कर दो, बस अब मत करवाओ, तो इतनी MCQ प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन पहले एक बार अपनी थ्योरी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके। प्रोटेक्शन एक्ट में आता है भाई, फुल फॉर्म बता दो, मैं इतनी मुझे नहीं पता किसकी फुल फॉर्म क्या है, याद भी नहीं रहता, तो आप फुल फॉर्म बता दो। फूड लाइसेंस है ना, फूड लाइसेंसिंग आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ, अगर आप किसी बिजनेस का करो उसका प्रोसीजर है, कंज्यूमर में नहीं आता तो यस वो हाँ आ सकता है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, स्टिल दे आर डूइंग बिजनेस, ये स्टिल चीजों को बेच रहे हैं, इनके पास अप्रोप्रिएट लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो ये भी UTP अनट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस में आएगा, आ सकता है ये भी। ठीक है अभिनव, वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने ये देखा अभिनव बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ यार, एक साथ पढ़ना बिल्कुल दिक्कत रहता है, कैसे पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे ना, नोटिफिकेशन आएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे कितने सब्जेक्ट्स पूरे हो गए हैं। और मैम ऑफिस आके कंटिन्यू आपके क्लास को देगा, बिकॉज कंसंट्रेशन लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मुंतजर। मुंतजर कह रहे हैं 700 में एक दिन की पार्टी भी नहीं होती है, और यहाँ पर इतनी नॉलेज मिल रही है। और क्या नैन्सी देख लो, कौन बोल रहा था भाई MCQ वालों, इससे पहले मैं MCQ ही करवा रही थी, सही बोला है नैन्सी, देखो मेरे को ना पता नहीं चलता यार क्या मैं बोलूँ, है ना। कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा मेरी पॉकेट में। चलो शुरू करें आगे, बहुत हो गई बातें, मुझे ना मैं बातें कर लो ना मेरे ऊपर ऐसा हो जाता है, हाँ यार स्टूडेंट्स के टाइम वेस्ट हो गया, नहीं 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 तू पढ़ा पढ़ा, बातें मत कर, मुझसे नहीं हो पाता क्लास में। ठीक है, तो ये उसी को ही बोल रहा है यार कि अगर वो एडवर्टीजमेंट दे रहा है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, तो उसके ऊपर कॉस्ट लगा देगा, फाइन लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा, तो ये वही चीजें लिखी हुई है। अगर मान लो वो MRP से ज्यादा सॉरी, अगर वो क्या कर रहा है, एडिक्वेट कॉस्ट देगा पार्टीज को, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को सीज कर देंगे, नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको एक स्तर पे कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हर किसी का केस अलग होता है, हर किसी का फैक्ट अलग होता है, हर किसी का प्रोडक्ट अलग होता है, यूसेज अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर केस पर, एक सर्कमस्टांसेस पर। ठीक है, थैंक यू नंदिनी, नंदिनी थैंक यू, तो डेली आया करो भाई। ठीक है, चलो, सेशन को लाइक नहीं किया तुम लोगों ने, मैं आधे घंटे बाद फोन उठाती हूँ और देखती हूँ लाइक ही नहीं किया हुआ, लाइक कर दो यार, पूरे आधे घंटे बाद मैंने फोन उठाया अपना। चल ये हुआ, ऑल राइट, अब देखो रिव्यू हो गया, 30 दिन के अंदर अंदर उनको कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करना होगा, ऐसा नहीं कि कंप्लेंट डल गई है तो बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के, नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर उनको कोई प्रोसीडिंग्स, कोई ऑर्डर उनको करना होगा कि जो भी भाई कंप्लेनेंट को भी लगेगा और मेरी चीज पर, मेरी कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही है, तो करेगा कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर वगैरह करेगा। अब अपील पर चलते हैं, देखो अब क्या इनकी अपील कैसे जाएगी, अभी स्टेट का सारा सेम है, वही प्रेसिडेंट और ये वो सेम डिस्ट्रिक्ट का है ना, इसी तरीके से क्या जाएगी आपकी अपील्स जाएंगी, इसी तरीके से आपका पूरा स्टेट कमीशन पर होगा, और थोड़ा इसको ज्यादा बना लो तो वो आपका नेशनल कमीशन पर होगा। अब आगे आओ, ये जो स्टेट ने अपनी दी, नेशनल ने दी, और डिस्ट्रिक्ट ने अपनी कोई भी दी, आप इनकी अपील कहां पर कर सकते हैं, अपील कहां कर सकते हैं भाई, मान लो आप नहीं हो सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई नहीं हो कि जो भी इन लोगों ने किया, आपको नहीं लग रहा कि मेरी जो रेमेडी थी, मेरे जो
रेमेडी में चाहता था, मुझे इनफ रिलीफ ग्रांट हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ आएगा ये लक्ष्मी, थैंक यू फॉर द फुल फॉर्म। कौन है ये जो हुई सेंडिंग सो मेनी हार्ट्स? चलो देखो अब कैसे अपील जाएगी। अपील शैल लाई बोथ ऑन फैक्ट्स एंड लॉ। तो जब भी हम लोग अपील की बात करेंगे ना, जब भी हम लोग सुनो, जब भी हम लोग क्या बात करेंगे, अपील के बारे में बात करेंगे, तो ये डिपेंड करता है आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, आपके पास क्या लॉ पॉइंट है। तो वो ग्राउंड्स होने चाहिए कि आप क्यों सेटिस्फाई नहीं हो। ऐसे तो हर कोई, फिर वही बात है ना, अगर हम अपील के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो हर कोई कहेगा हमें तो ऊपर वाली कोर्ट पे जाना है, ऊपर वाली कोर्ट फैसला करेगी। तो फिर जब ऊपर वाली कोर्ट फैसला करेगी, सारा बर्डन वहीं आना है, तो भाई नीचे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंट्रल क्यों बनवाए हमने। तो अब ये कहता है एन ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर होगा लाइन वाइज चलेगा, वो स्टेट पे जाएगा। जैसे अपना होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का सेशन में गया, सेशन का हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। अब ये कह रहे हैं कि जो स्टेट का होगा वो नेशनल पे जाएगा अपील। ओवरऑल सारे अपील की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 72 73 डील करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। जो स्टेट ने किया वो सेंटर जाएगा। द ऑर्डर मेड बाय नेशनल कमीशन, जो नेशनल कमीशन में गया वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो आप समझ रहे हो इसकी हायरार्की कैसे जाएगी, हायरार्की कैसे जाएगी, बताइए हायरार्की कैसे जाएगी। नैन्सी, सेशन में सिर्फ एक बार लाइक कर सकते हैं, लेकिन यू डिजर्व अ लॉट ऑफ हार्ट्स, दिस इज एप्रोप्रिएट टू गिव यू लॉट ऑफ नैन्सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो मेनी ब्लेसिंग्स टू यू एंड लव टू यू, थैंक यू। अगर प्लेट कास्टिंग है तो उसमें हिंदी में डिस्कस होगा क्या? भाई जैसे अभी हो रहा है वैसे ही होगा। नोट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे जिसको आप ट्रांसलेट करा सकते हो, और जैसे मैं अभी समझा रही हूँ हिंदी में, ऐसे ही आपको क्लासेस में भी मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब समझना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। अगर आपको अपील डालनी है, ठीक है, अगर आपको क्या करनी है, अपील डालनी है, तो वो केवल आप 30 दिन के अंदर अंदर डालोगे। 30 डेज का आपके पास लिमिटेशन पीरियड है। जब भी आपको जो भी आपको डिसीजन मिलता है उससे आपको अपर कमीशन पे डालना है, तो 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन। इवन इफ यू वांट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए, तो आपके पास 30 दिन का समय है, विद इन 30 डेज आपको अपील डालनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्पेशल मार्क भी कर दिया है। और अपील में भी एंटरटेन्ड इवन आफ्टर एक्सपायरी डेट, जब आपकी सफिशिएंट कॉज है। तो अगर आपने 30 दिन से ऊपर डाल दी तो आप सफिशिएंट कॉज बता सकते हो कि भाई आपका जो लिमिटेशन पीरियड एक्सीड हुआ उसका क्या रीजन है, क्या ग्राउंड्स हैं, वो आप बता सकते हो। ठीक है, कि भाई ये अनहोनी हो गई थी, वो है आप कोई भी बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था या कुछ भी उसके साथ कुछ भी कोई प्रॉब्लम है जिसको वो एक्सक्लूड करा सकता है लिमिटेशन पीरियड को, तो वो बता देगा। ये हो गई बात अपील के रिगार्डिंग। ठीक है, देन अपील शैल नॉट बिफोर एनी कोर्ट फ्रॉम एनी ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये आप कोर्ट में नहीं ले जाओगे कि आप चले गए ये कंज्यूमर फोरम का है और आप चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट में डाल दिया, नहीं। जो जो कमीशन हैं उन्हीं में ही जाओगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। और सीधा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, या ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट ने दिया तो आप सीधा नेशनल कमीशन पे चले गए। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप स्टेट, स्टेट से नेशनल, नेशनल से सुप्रीम कोर्ट, लाइन वाइज जाना होगा। सीधा आप किसी को भी अप्रोच नहीं कर सकते, और इनके अलावा किसी और कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये है भाई पूरी कहानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। अब आप लोग इसको समझिए, कोई आपके डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मुझे बेशक बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जल्दी ही मुझे बताइए यहां तक क्लियर हुआ। फिर आपको कुछ मैं FAQs करवाती हूँ, कुछ FAQs करवाती हूँ आपको कि ठीक है ना, कुछ FAQs करवाती हूँ आप लोगों को मैं। आप लोग पहले यहां तक बताइए, ये क्लियर है? देखो एक
कंज्यूमर कोर्ट। एक ना मैं नोट्स सेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छे मेरे पास एक नोट्स हैं FAQs के, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, अगर नोट्स चाहिए ना तो मुझे यहाँ पर टेलीग्राम कर दो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पास वो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अनअकैडमी पूर्वावत्स, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। और मेरे पास बहुत अच्छे FAQs हैं, और मैं चाहूँ तो मैं अभी भी आप लोगों के साथ करवा देती हूँ, फटाफट मैं शेयर भी कर देती हूँ। रुको, आप लोग मुझे भेज दो तो मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगी। मैं आपको FAQs है मेरे पास, वो मैं डिस्कस करवाती हूँ। रुकना 1 मिनट को, ठीक है। ये अच्छा है, अगर आपको वन लाइनर में समझना है ना कंज्यूमर कोर्ट को, कंज्यूमर फोरम वगैरह को, तो ये सारी चीजें आप वन लाइनर में समझ सकते हैं। ये रहा, और ये सबसे बड़ी बात कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डाल रखा है, ये जो अपनी, मतलब ये ऑनलाइन आपके बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट से है, वो भी मैं बता देती हूँ ऑथेंटिक वेबसाइट कहाँ से है। ये आपका है consumerhelpline.gov.in ने ही आपको दिया हुआ है ये FAQs। FAQs मतलब फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, जो लोग जनरली ज्यादातर सर्च करते हैं, इवन उसको कहां पर, हमारी consumerhelpline.gov, हमारी जो सरकारी वेबसाइट है वहां पर ये FAQs डाले हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे FAQs ऑनलाइन अवेलेबल है। FAQs से होता क्या है कि आप लोग ना वन लाइनर में थोड़ा बहुत समझ जाते हो, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम कर देना, मैं ये भेज दूंगी FAQs वगैरह, मेरे पास 2-4 और हैं। देखो, कंज्यूमर कौन है, फटाफट से पढ़ते हैं। कंज्यूमर इज अ पर्सन जो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, सर्विस करता है, चाहे पेड है, प्रॉमिस, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस। कौन कंज्यूमर नहीं है, जो भी फ्री में किसी चीज को खरीदता है, कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पे खरीदता है। अब आप मानोगे, कोई भी चीज मुझे फ्री भी मिली है, फ्री भी मतलब किसी के साथ फ्री मिली है, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा, बिकॉज आपने उसकी कंसिडरेशन पैसा नहीं दिया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नई बात अच्छी पता चली एक पॉइंट के थ्रू, कि हु इज कंज्यूमर, जो पे कर रहा है किसी भी तरीके से, रेंडर सर्विस कर रहा है, उसकी कोई पेमेंट दे रहा है। हु इज अ फ्रीबी, वो नहीं होगा। फ्रीबी मतलब जो मुफ्त में चीज को ले रहा है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका गुड्स क्या क्या है, सारा कुछ देखो एक एक लाइन में दिया हुआ है। अगर आपको अपार्ट सेक्शन पढ़ना है तो दो लाइंस में आपको दिया हुआ है। बहुत अच्छे FAQs है, मतलब मेरे फेवरेट है ये, किसी को देने होते हैं, किसी को पढ़ना है, इसको इससे पढ़ लो। डिफेक्ट का क्या मतलब है, सर्विसेज का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, डेफिशिएंसी, देखो 2-2 लाइन में सारा कुछ दिया हुआ है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस क्या है, ठीक है। आगे चलते जाओ, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को, एक बार दिखा रही हूँ, ये FAQs पढ़ने हैं तो। UTP क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत छोटे से हैं, सारा इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। RTP क्या है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, अगेन इन 4 लाइन सब कुछ दिया हुआ है। आपके राइट्स क्या हैं, एक कंज्यूमर के राइट्स क्या है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज, राइट टू बी हर्ड, रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स क्या है। तो इन शॉर्ट झटपट पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो झटपट रेसिपी होती है ना, झटपट क्विक 5 मिनट रेसिपी, ये वही वाली चीज है। कंप्लेंट कब दी जाएगी, ठीक है। फिर ये देखो क्या आ गया ऊपर, कौन कंप्लेंट कर सकता है, ये आपके आपके वो आ गए डिस्ट्रिक्ट फोरम के, देखो छोटी छोटी लाइन में लिखे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कमीशन, बड़े बड़े नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये मैकेनिज्म देखो कितना बढ़िया दिया हुआ है, जागो ग्राहक जागो, पीछे सरकारी वो भी लिखा हुआ है कि जागो ग्राहक जागो, और ये सारा दिखा हुआ है। अब देखो, ये देख लो, इसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन देख लो, आपके 20 लाख तक कौन लेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम लेगा, 20 लाख तक की अगर कॉम्पनसेशन है, ठीक है। स्टेट कमीशन आपका 20 लाख से लेके 1 करोड़ के कॉम्पनसेशन को लेगा। भाई ये मत समझो कंज्यूमर के कॉम्पनसेशन करोड़ों में भी जाते हैं। और नेशनल कमीशन आपके 1 करोड़ से ऊपर लेगा, सुप्रीम कोर्ट भी इससे ऊपर को लेगा। तो इनकी पेक्यूनरीज देख लो कि किस तरीके से पेक्यूनरीज है इनकी, ठीक है। समझ आया इनकी पेक्यूनरीज के बारे में। फिर उसके बाद ये आ गया आपका मैकेनिज्म, देखो कितना अच्छा दिया हुआ है। फिर आपका जुरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर, फोरा कहाँ है, पी क्या है,
ये देखो आपकी कितनी है, फी वगैरह भी देख लो, क्वेश्चन नहीं आएगा। अपनी नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए कुछ भी पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, बट ये अच्छा है। आपको कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है ये तो चलो मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए बता देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा एक ज़रूरी नहीं हम पढ़ाएं, एक नॉर्मल अगर आप इंसान है, देखना चाहते हैं, कंज्यूमर हैं, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर पे कंप्लेंट को लिखना है। इसके लिए आपको कोई स्टैम्प पेपर एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, आप कोरे कागज़ पे भी अपनी कंप्लेंट वगैरह सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आपको इस डिटेल के अंदर सब कुछ लिखना है, ऑपोजिट पार्टी के बारे में, क्या दिक्कत है आपको, वो जो मैंने बताया था, ऑथराइज एजेंट, पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें। ज़रूरी भी नहीं है आपको इस केस के लिए लॉयर एंगेज करना हो। एज अ कंज्यूमर पर से इन पर्सन भी अपने केस को कंटेस्ट कर सकता है, अपनी बात को कंज्यूमर फोरम के सामने रख सकता है। यू डोंट नीड अ लॉयर। अगर कंज्यूमर को भी लॉयर की जरूरत पड़ेगी तो भाई फिर तो इसीलिए कंज्यूमर इन पर्सन भी, अग्रीव्ड पार्टी खुद भी खुद के लिए स्टैंड ले सकती है कंज्यूमर फोरम्स के अंदर। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, हाँ मैं डाल दूंगी। जागो, ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी हरवेंद्र, चलो फिर आ गया प्रोसीजर क्या है। आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, फिर स्टेट में, फिर आप वहां पे रेसिडेंशियल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 4 सेट्स में जाना होगा। ये सारी चीजें हैं। अब मान लो अगर आप लोग लॉयर को भी करते हो तो इसके लिए भी आपको लॉयर करने की जरूरत नहीं है, किसी प्लीडर को करने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर कैन हिमसेल्फ या उसका रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मेरी मम्मी कंज्यूमर है, तो मैं अपनी मम्मी के थ्रू भी आई कैन रिप्रेजेंट माई मदर ऑल्सो। तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरी मदर अप्रोच नहीं कर सकती तो वो लॉयर ही एंगेज करेंगी। उनके बच्चे या उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर जा सकता है। इवन एजेंट्स भी जा सकते हैं, ठीक है, एजेंट्स भी कर सकते हैं। फिर आपको नेम एड्रेस लिखना होगा, कंप्लीट एड्रेस, कब आपने सामान को खरीदा, कितना अमाउंट आपने पे किया, ठीक है, गुड्स क्या था, क्या उसकी सर्विसेज थी, डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट, क्या वो यूटीपी से रिलेटेड है, क्या डिफेक्टिव है, क्या डेफिशिएंसी है, सारा लिखो। बिल लिखो, इसीलिए बिल लेना जरूरी होता है। बिल आपको देना है, वहां पर रिसीट आपको लगानी है, कॉपी लगानी है, आप रिलीफ क्या लेना चाहते हो, और प्लस फिर पूरी कंप्लेंट के नीचे आपके सिग्नेचर्स होंगे कि यस ये कंप्लेंट आपने दी है। अब क्या टाइम लिमिट है, अब देखो आप एक कंप्लेंट को विद इन 2 ईयर्स, अगर आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी है तो 2 साल के अंदर अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो, जब से आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हुआ था, जब से आपको दिक्कत हुई थी। प्रोविजन अपील का मैंने आपको बता दिया 30 डेज है, चाहे कहीं पे भी जाओ। लास्ट चल लेते हैं यहाँ पर। आप कंज्यूमर रिलीफ क्या क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया था, रिमूव कर देंगे, पैसा वापसी दे देंगे, रिफंड दे देंगे, दोबारा से दे देंगे, मैन्युफैक्चर को बंद कर देंगे, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। और बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ तो ये देख लो, ये वाले और एक्ट्स हैं जो इन्हीं से रिलेटेड बात करते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट एंड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ये और है। तो ये देख लो, आपको वेबसाइट ये रही, यहाँ से ये मेन है। ये देखो वेबसाइट्स भी दी हुई है यहाँ पर कि अगर आपको करनी है ऑनलाइन तो आप यहाँ पर जाके ऑनलाइन कंप्लेंट्स को भी फाइल कर सकते हो। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पे करनी है तो ये रही वेबसाइट, स्टेट पे करनी है ये, और ये आपकी नॉर्मल, और ये डिपार्टमेंट की आपकी वेबसाइट है। तो यहाँ पर आज हम करते हैं फिनिश अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, एंड आई होप दैट यू लाइक्ड माय ऑल सेशंस।